डब्ल्यूपी बात, डब्ल्यूपी का ज्ञान, भाषा का गौरव। नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत करता हूं मैं डब्ल्यूपी बात हिंदी पॉडकास्ट में। जैसे कि हम जानते हैं कि हर एपिसोड में हम एक गेस्ट को लेके आते हैं और वर्डप्रेस जो इकोसिस्टम है उस पे रिलेटेड जो टॉपिक्स है हम उस पे बात करते हैं। बट आज का जो टॉपिक है वो मुझे थोड़ा एक आइडिया आया जब मैं हमारे जो आज के गेस्ट है उनको बिजनेस इवेंट्स में या जो कॉन्फ्रेंसेस होते हैं उनसे जब मैं मिला उनके बारे में मैंने जब जाना, क्योंकि मैं नेटवर्किंग बहुत करता हूँ और जहाँ पर भी कहीं भी कॉन्फ्रेंस होते हैं किसी भी इंडस्ट्री के, तो मैं लोगों से मिलता हूँ तो मुझे पता चलता है कि वो क्या करते हैं और हमें कुछ इंसाइट्स मिलते हैं। तो जब मैं आज के जो हमारे गेस्ट है उनसे जब मैं मिला तो मुझे पता चला कि वो ट्रैवल इंडस्ट्री में है। और हम एज क्योंकि कभी कभी हम लोग जब वर्डप्रेस की बात करते हैं तो उसके साथ साथ मैं ये भी सोचता हूँ कि कैसे हम किसी इंडस्ट्री एक्सपर्ट को लेके आए। तो जैसे कि हम जानते हैं कि नेक्स्ट मंथ अगले महीने जो वर्ल्ड कैम्प एशिया में जो पूरा वर्ल्ड कैम्प हो रहा है मीन्स मनीला फिलीपाइंस में, तो उसके बारे में जो है हम थोड़ा डिस्कशन करने वाले हैं कि मनीला अगर आप जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं वो बाद की बात, बट आपको इसके बारे में एक इंफॉर्मेशन मिले, आपको पता चले कि वहाँ का क्या कल्चर है, हेरिटेज है, वहाँ के क्या फेवरेट जो टूरिस्ट स्पॉट है, वो सब जो है हम थोड़ा थोड़ा, क्योंकि मैंने जब लोगों से पूछा मनीला और फिलीपाइंस के बारे में तो लोगों ने बताया कि कंपेयर टू जो अदर कंट्रीज है उसके कंपैरिजन में इनकी इंफॉर्मेशन थोड़ी कम है मनीला। तो हमारे जो एक्सपर्ट है, हमारे जो आज के गेस्ट है, उनसे मैंने रिक्वेस्ट की कि आप जो है जितना हो सके हमारे जो ऑडियंस है, जो वर्डप्रेस के कम्युनिटी मेंबर्स है, जो बहुत सारे ऐसे भी है, मुझे जो जानने को मिला है कि वो वर्डप्रेस कम्युनिटी के लिए जो ये इवेंट हो रहा है उसमें वो जाने वाले हैं और ये अटेंड करने वाले हैं। और कुछ लोग हैं जो अभी प्लान कर रहे हैं और कुछ ऐसे भी है जो जाना चाहते हैं बट किसी प्रॉब्लम की वजह से या इश्यूज की वजह से वो नहीं जा पा रहे। बट मैं ये चाहता हूँ कि वर्ड कैम्प की तो बात रेगुलरली हम लोग करते हैं क्योंकि ये पूरा इकोसिस्टम इतना बड़ा है। बट आज जो है जहाँ पे वर्ड कैम्प हो रहा है मनीला फिलीपाइंस, उसके बारे में हम ज्यादा बात करने वाले हैं। तो आज हमारे साथ जो गेस्ट है हम उनको वेलकम करते हैं। उनका नाम है हिमानी अरोरा जी। सो हिमानी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ मैं। थैंक यू सो मच सुमन जी, बहुत बहुत शुक्रिया। इतना अच्छा लग रहा है आप लोगों से जुड़ के। और हम लोग रोज के काम में काफी लोगों से जुड़ते हैं, पर इस तरह से एक वाइडर ऑडियंस, बहुत बड़ी और पब्लिक और ऑडियंस में आने के लिए जो आपने मौका दिया है फिलीपाइंस और मनीला के बारे में कुछ डिस्कस करने का, वर्ल्ड कैंप एशिया को लेके जो आप इतनी मेहनत कर रहे हैं जिसको लेकर, अच्छा लग रहा है। कुछ अपने थॉट्स है वो भी हम रखेंगे, कुछ आपके क्वेश्चंस है उनको भी देखेंगे। देखते हैं कहाँ तक ये जाता है। बाकी फिलहाल आपको ऑल द वेरी बेस्ट इसके लिए। और थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपको जोड़ने के लिए हमें इतने सारे लोगों के साथ। जी जी जी। शुक्रिया। जी जी। जब हम रेगुलरली मिलते हैं हिमानी जी तो मुझे एक आइडिया आया कि अगर हम नहीं जा पा रहे तो ठीक है, बट ये किसी ना किसी को बहुत यूजफुल होगा, क्योंकि हमारी वर्डप्रेस की कम्युनिटी पूरे वर्ल्ड में बहुत बड़ी है और इसमें बहुत सारे लोग जो है बहुत एक्टिव रहते हैं। तो मैंने सोचा कि क्यों ना एक एपिसोड इस पे किया जाए ताकि मनीला के बारे में कॉमन लोग जो हमारे साथ जो सब जुड़े हुए हैं, चाहे वो डेवलपर हो, चाहे वो वर्डप्रेस से जुड़े हो या नो भी जुड़े हो, पर उनको मनीला के बारे में अब से पता चल जाएगा कि क्या क्या उसकी चीजें हैं। जी जरूर, अच्छा लगेगा मुझे भी कुछ यादों को ताजा भी करने के लिए, और कुछ जो भी एक्सपीरियंस है उसको शेयर भी करेंगे। जी जी जी। अच्छा लगता है लोग जब कुछ पूछते हैं हमारे काम के बारे में, हम कैसे भी करते हैं। तो एक फिलीपींस को और मनीला को भी प्रेजेंट करने के लिए आप जो मौका दिया है, उसके डेफिनेटली हम देखेंगे कितना हमारा इसमें कंट्रीब्यूशन और योगदान हो सकता है। डेफिनेटली मुझे भी अच्छा लगेगा। जी जी जी। और ऑडियंस को मैं बताना चाहूंगा कि आज का जो टॉपिक है वो है जानिए वर्ल्ड गेम एशिया 2025 के मेजबानी शहर के बारे में, मनीला फिलीपींस। तो ये आज का हमारा टॉपिक है। और आज के टॉपिक में हम आगे बढ़े, जो मेन टॉपिक पे हम बात करें उससे पहले हम जानते हैं कि हमारे जो एक्सपर्ट है उनकी क्या लाइफ है, उनके क्या एक्सपीरियंसेस है। तो हिमानी जी, मैं स्टार्ट करूंगा आपके चाइल्डहुड की मेमोरीज के साथ। किस तरह का आपका स्कूलिंग था, कॉलेज डेज कैसे थे, वो हमारे साथ शेयर कीजिए जी।
जी सुमन जी, ये एक बहुत नॉस्टैल्जिक टॉपिक होता है, एक आज इतने टाइम में जिंदगी में आके आगे एक पीछे जाना और अपने बहुत एक बड़े एक टाइम को याद करना बहुत अच्छा लगता है, इसके बारे में भी बात करना। बात ये बताऊं कि काफी छोटेपन से फ्लाइंग शुरू किया था मैंने। मैं एक नॉर्थ इंडियन पंजाबी फैमिली में बॉर्न हुई हूँ और काफी एजुकेटेड फैमिली थी, तो एजुकेशन पे बहुत ज्यादा स्ट्रेस रहा था मेरी लाइफ में। तो काफी जहां पर जैसे सबकी एजुकेशन होती है, हमारा 10th होता है, 12th होता है, 12th तक मैंने काफी कुछ हद तक सोच लिया था क्या करना है। ग्रेजुएशन भी मैंने बीएससी में करी थी विद ऑनर्स एक्चुअली, और बीएससी विद ऑनर्स करके पर एक पैशन था, तब तक डिसाइड कर लिया था कि लाइफ में करियर को कहाँ लेके जाना है। जी। तो तीन चीजें बहुत करियर को बनाने में स्ट्रांग रही थी मेरी शुरू से। मुझे पता था इन तीनों में से एक चीज में मुझे सेटल होना पड़ेगा। एक तो था जर्नलिज्म, जिसकी बहुत एक अच्छी मुझे ग्रिप थी, उसी टाइम पे काफी कोर्सेज भी कर रही थी कॉलेजेस के साथ में। तो हम्म। जर्नलिज्म में बहुत इंटरेस्ट था, एक रिपोर्टर की तरह न्यूज कवरेज करना। अच्छा। दूसरा था एडवर्टाइजिंग के लिए, एडवर्टाइजिंग फील्ड में भी बहुत कुछ अच्छा लगता था देखने से, तो कोशिश करी थी वहां पर भी सेटल होने की। और तीसरा था एविएशन इंडस्ट्री में सेटल होना। तो ये तीन मेरे ख्याल से किसी को भी आज की तारीख में भी अगर हम बोले एटलीस्ट 12th 12वीं तक एटलीस्ट, या कॉलेज के अंदर आने तक आदमी को अपना एक बना लेना चाहिए कि क्या करना है उसे लाइफ में। जी। तो अगर एक वर्कआउट नहीं होता, दूसरा है प्लान, दूसरा नहीं होता तो तीसरा तो डेफिनेटली वर्कआउट होगा। तो जर्नलिज्म और एडवर्टाइजिंग में ट्राई किया पहले, पर नहीं हो पाया वहां पर सेटल। तो एविएशन में फ्लाइंग बहुत छोटे टाइम से हम लोग करते थे, तो राइट। इस वजह से उसमें फिर मैंने करियर को एनहांस किया, अपना आगे लिया। और एयर इंडिया के थ्रू हमने कोर्स भी 1 साल के करे थे। उस टाइम एयर इंडिया से ही हमें ट्रेनिंग्स दी जाती थी, तो काफी अच्छी और ग्रिप ट्रेनिंग होती थी, काफी 1 साल की कोर्स किया। और धीरे धीरे फिर पहला जॉब डेल्टा इंटरनेशनल एयरलाइंस में मेरा हुआ था, ओके। और 9 साल उनके लिए काम करते आगे आगे एयरलाइन में करियर बढ़ाया। उसके ओके। बाद कुछ सालों के बाद हॉलीडे कंपनीज में आए, एक जर्मन कंपनी के लिए भी काम किया था, और उस तरह से काफी कंट्रीज के बारे में नॉलेज गेन करते गए, काफी कंट्रीज ट्रैवल भी करी उस दौरान। और घूमने से पता चलता था देशों के बारे में, क्या वहाँ का कल्चर है, कैसा लोग रहते हैं, और बहुत एक अच्छा एक्सपीरियंस होता है। उस एक्सपीरियंस को उठाकर हम लोग उस तजर्बे को लेकर दुनिया के साथ शेयर करते करते, अब मैंने करीब 18 साल जॉब करी काफी हाँ। बड़ी कंपनीज में, ओबेरॉय ग्रुप में भी काम किया। अच्छा। करते करते 2018 में मैंने जाके अपनी कंपनी स्टार्ट करी। काफी स्ट्रगल रहा, एक फीमेल एंटरप्रेन्योर को एक बिजनेस को राइट। उठाने में काफी दिक्कतें आती भी हैं। काफी एयरलाइंस के साथ काम किया मैंने, जैसे डेल्टा के साथ काम किया 9 साल डेल्टा एयरलाइंस से। उसके बाद टर्किश, चाइना ईस्टर्न, वर्जिन अटलांटिक और यूनाइटेड एयरलाइंस के साथ मैंने अपना करीब करीब 15 साल का करियर टोटली एयरलाइन में काम करके निकाला। हम्म। सेल्स और मार्केटिंग में थी मैं काफी। उसके अच्छा। बाद कुछ हॉलिडे कंपनीज होती हैं, जैसे एक जर्मन कंपनी थी हॉलिडे की, उसका इंडिया में ऑफिस था, उनके लिए 4 साल काम किया। हम्म। उनके साथ स्विट्जरलैंड घूमने का भी मुझे काफी 10 दिन के प्रोग्राम में उनके थ्रू का ही, क्योंकि काफी अचीवमेंट सेल्स की करी थी उनके लिए। राइट। तो इस तरह से काफी बाहर कंट्रीज में हमारा पार्ट एंड पार्सल ऑफ मतलब कुछ एक्सपीरियंस और कुछ इन्फॉर्मेशन के हिसाब से हम जाते थे, हमें सीखना होता था ताकि हम दूसरों के साथ इसकी तरह से काम कर सकें। तो राइट। करते करते फिर 2018 में जाके अपनी कंपनी लॉन्च करी मैंने। काफी तजुर्बा, 18 साल का हो चुका था मुझे। अच्छा। तो 2018 में अपनी कंपनी शेरिन ट्रैवल हब से मैंने लॉन्च किया अहमदाबाद में। ओके। आज हम इस कंपनी के अंदर एक बिजनेस फीमेल एंटरप्रेन्योर की तरह, मुझे अच्छा सक्सेस मिला है। वाह। काफी पब्लिक ने सपोर्ट भी किया, मेरे कस्टमर्स ने सपोर्ट किया मुझे, काफी विश्वास किया उन्होंने मेरे पे। तो अच्छा। इस तरह से आज की तारीख में मैं कह सकती हूँ कि काफी रिवॉर्डिंग रहा है, काफी अच्छा रहा है मेरा एक्सपीरियंस अपनी कंपनी को लॉन्च करने का, हाँ। फैमिली की तरफ से भी और कस्टमर्स की तरफ से भी। राइट। तो मतलब मैं शुक्रिया करती हूँ अपनी जिंदगी में मेरे भगवान का कि इतना लाके मुझे इस जगह पे रखा, ताकि मैं लोगों को भी ये अपना स्किल पहुंचा सकूं। राइट। 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 या ये मनीष है, जैसे आपने पूरी अपनी स्टोरी, अपनी कहानी बताई, ये 18 साल कोई कम समय नहीं है। ये बहुत ज्यादा, बहुत ही एक इंस्पायरिंग वे है, और ये जर्नी रहती है कि इसमें उतार चढ़ाव भी आते हैं हमारे जीवन में, और हम बहुत कुछ सीखते हैं। जी। तो बहुत अच्छे से आपने इंटरेस्टिंग वे में आपने सब कुछ बताया स्टार्टिंग से। तो जब हम बात करते हैं कि आपके जो बर्थ प्लेस है, तो जी वो कौन सा है शहर, उसके बारे में कुछ क्या क्या खासियत है वो हमें बताइए।
जी, मैं वैसे तो नॉर्थ इंडियन है, पर काफी रूट्स हमारे यहीं पर गुजरात में ही रहे हैं। तो मैं बॉर्न बॉट अप एजुकेटेड पूरा गुजरात में हूँ। अच्छा। बड़ौदा शहर से बिलोंग करती थी पहले। अच्छा। उसके बाद उधर ही स्कूलिंग, एमएस यूनिवर्सिटी से मेरा कॉलेज हुआ है, कॉन्वेंट स्कूल से मेरी एजुकेशन हुई बड़ौदा में। हम्म। और उसके बाद धीरे धीरे 1999 में मेरी मैरिज भी हुई। मैंने हालांकि बड़ौदा के बाहर काम भी किया है, दिल्ली में भी, मुंबई में भी। बट अब मेरा फाइनली जो अपने आप को सेटल किया है वो हम्म। है अहमदाबाद शहर में, और 1999 से अहमदाबाद में हूँ। और राइट। यहीं पर अपना आगे करियर भी लिया, और फैमिली भी है यहाँ, और अच्छा। मेरा कंपनी का बिजनेस भी है एस्टेब्लिश किया फाइनली। राइट राइट राइट। तो जैसे जी। आपने बताया कि आपके फैमिली जो है वो पूरा जी। पंजाब या ये पूरा है, यस, हाँ उसके जी, बारे हाँ में जी। थोड़ा हमें बताइए। बिल्कुल। हम लोग लाइक फैमिली से, फैमिली तो बाकी जो इतनी एक्सटेंडेड जो आगे की फैमिली है हमारी, हमारी तरफ से या मेरे हस्बैंड की, वो हम लोग सब नॉर्थ इंडियन में ही है। अच्छा। दिल्ली और देहरादून में सब लोग एस्टेब्लिश्ड हैं। जी। और वहां से भी हम लोग अपने जो रिलेटिव्स है, जो एक्सटेंडेड फैमिली हमारे सारे, वो वहीं रहते हैं। बाकी हम लोग इस तरफ हैं। बट गुजरात में काफी साल हो गए हैं, काफी साल। तो अब तो हम यही कहते हैं कि हम आधे गुजराती हैं और आधे नॉर्थ राइट। इंडियन से। हाँ, जी रूट्स जी। जरूर वहां पर है, पर काम काज सारा हमारा यहाँ। बहुत ब्लेस्ड रहे हैं हम लोग, हम्म। काफी लोगों के साथ पहचान बनाई है यहाँ पे। और यहाँ की कम्युनिटी भी बहुत हमें सपोर्ट करा है उसने। अच्छा। तो आज मुझे बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगता कि कोई अनजान शहर में रह रहे हैं या ऐसा जी रह रहे हैं। जी। एक बहुत ही अच्छा तजुर्बा यहाँ पर भी रहा है हमारा। हम्म। बहुत अच्छी बात है। आपने आपने बताया कि किस तरह के आपके गुजरात के साथ आप पूरा घुल मिल जी। गए हैं, आपको सब पता है किस तरह जी। से की कम्युनिटी है। तो आपने जब ऐसे बताया, आपके ट्रेनिंग के बारे में जब बताया, तो उसमें मैं एक ये बात जानना चाहता हूँ कि उस जब वो जो ट्रेनिंग्स होती है तो उसमें क्या वो लर्निंग्स है या क्या वो अंडरस्टैंडिंग दी जाती है कि कैसे आपको किसी भी कंट्री का या किसी भी शहर का जो कल्चर या हेरिटेज है वो किस तरह से जानना है, वो कैसे आपको जो वहाँ पे ट्रेनिंग्स दी जाती है उसके लिए। जी, ये कुछ होती है ट्रेनिंग्स। टूरिज्म बोर्ड होते हैं, हर अच्छा। कंट्री का टूरिज्म बोर्ड होता है। ओके। वो लोग आके आपके शहरों में, अलग अलग शहरों में, जैसे हम हिंदुस्तान की बात करें तो हम्म। अलग अलग, कुछ मेट्रो, कुछ टायर 1 सिटीज, टायर 2 सिटीज में आके एक लेवल पे वो अपना प्रमोशन करते हैं अपनी कंट्री के बारे में। तो टूरिज्म बोर्ड्स आके यहाँ पर सेमिनार कंडक्ट करते हैं, काफी कॉन्फ्रेंस वगैरह भी करते हैं। हम एक ट्रैवल एजेंट्स हैं, इसलिए हम लोगों को बहुत क्लोजली वो देखते हैं, बहुत करीब से हमारे साथ काम करने की कोशिश कर रहे हैं, हमें इनविटेशंस देते हैं। तो हम्म। उनकी कंट्री में आज क्या होने वाला है, टूरिज्म को लेके, कल्चर को लेके, हेरिटेज, उसकी उनकी कंट्रीज में क्यों टूरिस्ट को जाना चाहिए या क्यों बिजनेस वहां करना चाहिए, इसके बारे में क्या वहां पर रिक्वायरमेंट, इसमें एक टाइम टू टाइम, मतलब थोड़े थोड़े टाइम में उनकी एक अपडेटेड भी आती रहती है। सेमिनार्स होते हैं जिसे हम अटेंड जरूर करते हैं, क्योंकि अच्छा। वो हमारे ही नॉलेज के लिए है। और हम्म। यही टूरिज्म बोर्ड्स क्या करते हैं, अगर आप किसी में देखते हैं बहुत ज्यादा तजुर्बा है या पोटेंशियल है, तो उनको स्पॉन्सर भी करते हैं, उस कंट्री में जाते हैं हम लोग। अच्छा। हमारा काफी स्टे वगैरह और दिखाने का उनका ही काम होता है। तो जो जरूरी है हमें एज टूरिज्म को सपोर्ट करने के लिए, तो इन हम्म। टूरिज्म बोर्ड से एक हमको सपोर्ट मिलता है। दूसरा होता है, हम इंडस्ट्री के काफी सेमिनार और एग्जीबिशंस खुद भी अटेंड करते हैं, जो अच्छा। दिल्ली में भी होता है, बॉम्बे में भी होता है। बहुत जल्दी 31 जनवरी और 1 फरवरी को हमारा ओटीएम बॉम्बे में भी हो रहा है, आउटबाउंड ओ। ट्रैवल शो वाला। तो अच्छा। वो भी बॉम्बे में एक बहुत बड़ा एशियन सब कॉन्टिनेंट का एक शो है। हम्म। उसके सिवा दिल्ली में 19 फरवरी को 3 दिन के लिए होने वाला है यही चीज, वो एक और बड़े प्लेटफॉर्म पे हो रहा है। तो राइट। ये इस तरह के बड़े बड़े शोज, और एक रीजनल लेवल पे, स्टेट लेवल पे भी जो स्टेट टूरिज्म बोर्ड्स होते हैं वो भी ऐसे टाइप के सेमिनार्स और एग्जीबिशंस करते हैं, जिसमें हम जी लोग जाके पार्टिसिपेट करते हैं। अलग अलग कंट्री से लोग आते हैं, उनके साथ मिलते हैं, उनका शेयर करते हैं, कुछ अपना भी बताते हैं। जी। हमारे हिंदुस्तान के बारे में भी लोग जानने के लिए काफी राइट। उत्सुक होते हैं। तो ये एक थॉट शेयरिंग होती है वहां पर। उस तरह से हम अपनी नॉलेज बढ़ाते रहते हैं। और हम्म। कुछ आगे आपका इंफॉर्मेशन सेंटर, जो आपके पीरियोडिकल्स आते हैं हमारे पास, न्यूज़पेपर्स आते हैं, बुलेटिन्स आते हैं, अपडेट्स आते हैं, उस तरह से हमेशा हम एक एक कंट्री को लेकर अपना अपडेटेड नॉलेज रखते हैं। राइट। ओके, जी। ये बहुत बड़ी बात है जैसे आपने जी। बताया कि
किस तरह की ट्रेनिंग्स दी, क्या अंडरस्टैंडिंग दी जाती है, क्या जी माइंडसेट प्रिपेयर किया जाता है। और जब आप कॉन्फ्रेंसेस में जाते हैं तो अलग अलग जो बोर्ड्स होते हैं, जो टूरिज्म के बोर्ड्स है या होटल इंडस्ट्री के हैं या जी जो रिसोर्ट्स है, क्रूज है, उस जो इंडस्ट्री के जो लोग हैं वो आपसे मिलते हैं, उनसे जी डायरेक्ट आप बात कर सकते हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है। हाँ जी हिमालय जी, यहाँ पे मैं ये पूछना चाहूंगा फ्रॉम द ऑडियंस पर्सपेक्टिव, कि जैसे आपने बताया कि जो होटल इंडस्ट्री है या ट्रैवल इंडस्ट्री पूरा बात करें तो उसकी कॉन्फ्रेंसेस और ये सब तो होती है। जैसे हमारे वर्डप्रेस में भी हम बात करें तो जैसे ये वर्ड कैंप एशिया के जो हम बात करने वाले हैं उसकी जो लोकेशन है उसके बारे में, तो ये जो जी सारे वर्ड कैंप एशिया है, वर्ड कैंप यूरोप है या वर्ड कैंप यूएस जो है, जो जी उन्हें वर्डप्रेस कम्युनिटी में फ्लैगशिप इवेंट की जाती है, कही ओके जाती है, क्योंकि जी वो बहुत बड़े प्रमाण पे होता है। और पूरे वर्ल्ड से वहाँ पे जो है वो सब लोग जो कम्युनिटी मेंबर्स है वो ज्वाइन करते हैं। तो आपका इसमें क्या एक्सपीरियंस है, क्या अंडरस्टैंडिंग है किसी भी पर्सन को, चाहे कोई भी हो, उसे कोई भी जो उसके इंडस्ट्री के रिलेटेड जो कॉन्फ्रेंसेस होते हैं वो क्यों अटेंड करने चाहिए? आप क्या कहेंगे उसके बारे में? जरूरी। देखिए, आप एक होता है इंसान जब अपना जब करियर स्टार्ट करता है और या बिजनेस स्टार्ट करता है, एक हमेशा उसका एक एक दिमाग में कुछ चीजें होती है कि उसको इस बिजनेस को लेकर, एक होता है कि ठीक है जैसे चल रहा है चलने दो, जो आता है मैं कर लूंगा, वो हम्म। एक लेड बैक एटीट्यूड जिसे कहते हैं। राइट। एक होता है कि नहीं, मुझे इसमें आगे बहुत जाना है। तो जी। अगर आपको आगे जाना है, हर रोज का दिन एक जैसा नहीं देखना, आपको अपने कस्टमर बढ़ाने हैं, अगर आपको अपना बिजनेस को इंक्रीज करना है, कुछ लोग संतुष्ट होते हैं कि हिंदुस्तान में हमारा अच्छा चल रहा है, हमें ज्यादा नहीं करना। कुछ होते हैं कि हमें बाहर भी लेके जाना है अपने बिजनेस को और पब्लिक में बताना है। हम्म। तो ये अगर आप बिजनेस खोल के बैठे हैं या फिर आप कुछ ऐसी चीज में हैं जिसके लिए हर रोज आपको अपडेटेड रहना जरूरी है, अपने कस्टमर्स बढ़ाने जरूरी है, हम्म। तो निहायत जरूरी होता है कि इस तरह के बिजनेस कॉन्फ्रेंसेस में जाके, नेटवर्किंग इज नेटवर्थिंग, इसको एक बिल्कुल। बहुत इंपॉर्टेंट जिंदगी में लोग जो बिजनेस में होते हैं उसको समझते हैं। जी। आज एक इंसान के साथ फेस टू फेस बात करना या उसके साथ सिर्फ एक मेल पर आप कम्युनिकेट करना या व्हाट्सएप पे बात कर लेना, बहुत बहुत अलग एक एक एक्सपीरियंस होता है। तो जी। इससे मिलने से बहुत काम बहुत आसान होता है, समझने भी बहुत इजी रहता है। हम्म। समझ अच्छा ले लिया, आपको एक्सपीरियंस अच्छा आ गया, तो उसको आगे उतारना लोगों तक, डिलीवर करना लोगों तक बहुत एक इजी प्लेटफॉर्म बन जाता है। राइट। नॉलेज बहुत ज्यादा मिलती है अगर आप कॉन्फ्रेंसेस इस तरह से अटेंड करें। हम्म। ये जरूरी होता है अपने राइट। बिजनेस में, खास करके आपकी अपनी इंडस्ट्री में। बिल्कुल जी बिल्कुल। तो ये बहुत अच्छे से आपने बताया और क्यों इम्पोर्टेंट है वो। तो जितने भी ऑडियंस है मैं उनको कहना चाहूंगा कि इस एपिसोड के बाद एटलीस्ट आप थोड़ा सोचिए कि वर्ल्ड कैंप एशिया आप अटेंड कीजिए, वर्डप्रेस की जो इवेंट्स है या ऐसे आगे भी जो भी कॉन्फ्रेंसेस होते हैं आपके इंडस्ट्री के, आपके रिलेटेड जो है, तो वो आप जरूर अटेंड कीजिए। उससे आपको बहुत नॉलेज मिलेगा, आपका एक्सपोजर ज्यादा होगा और एक आपका जो एक्सपीरियंस वो बिल्डअप होगा, वो आपके बिजनेस में डायरेक्टली, ऐसा नहीं कि इनडायरेक्टली पर डायरेक्टली बहुत पॉजिटिव वे में उसका इम्पैक्ट होगा। तो मेरे ख्याल से एब्सोल्युटली। जितना भी हो सके आप कॉन्फ्रेंसेस अटेंड कीजिए। जी सो हिमानी जी, जैसे हम लोग बात कर रहे हैं ये पूरा जो हमारा मनीला का जो बारे में हम बात करने वाले हैं, उससे जी जी। पहले मैं आपसे अभी फिर से आपके स्टोरी पे आना चाहूंगा कि आपका लाइफ का अब तक का सबसे ज्यादा स्ट्रगल पीरियड कौन सा था और क्या आपको उसमें से मोटिवेशन मिला? हाँ जी, बहुत अच्छा सवाल है सुमन जी। स्ट्रगल में ये नहीं, हर इंसान आज जो धरती पे है हर एक के साथ स्ट्रगल तो लिखी होती है। स्ट्रगल ही वो कहते हैं ना कि जिंदगी की घड़ी अगर वो ईसीजी मॉनिटर पे सीधी हो जाए तो बहुत खराबी वाली बात है, इसलिए उतार चढ़ाव तो रहना ही चाहिए जी। लाइफ में। जी। इस तरह से हाँ, थोड़ा सा उतार चढ़ाव ज्यादा होता है जब आप एक एज अ फीमेल काम कर रहे हैं तो। हम्म। क्योंकि मेरे हिसाब से ये बिल्कुल मेरा पर्सनल माइंड थॉट प्रोसेस है, अपनी ही आइडिया में बता रही हूँ कि एक फीमेल के लिए कुछ भी हो उसके दो लाइफ के हिस्से होते ही हैं। एक हम्म। फैमिली को जब वो एस्टेब्लिश फैमिली में उतरती है और उसको आगे करियर भी बनाना हो तो राइट। वहां राइट। पर एक थोड़ा सा आपको कभी कभार कुछ कॉम्प्रोमाइज करना ही पड़ता है और वो जी। जरूरी भी होता है। बिल्कुल। तो इस तरह से, उसी तरह से जैसे बाकी फीमेल्स के लिए रहा होगा शायद, मुझे अपना भी यही था एक जो बहुत डिफिकल्ट पीरियड जिसको आप मुश्किल वाला टाइम समय कहते थे, कि हम्म। जब बच्चे थे, बर्थ था उनका,
उस टाइम थोड़ा सा करियर को मुझे बैक ट्रैक करना पड़ा इस अच्छा। तरह से। हम्म। थोड़ा 4-5 साल, मतलब 8-10 साल की बात होती है ये एक फीमेल हम्म। को लेकर, जब उसके 2 बच्चे हो जाते हैं राइट। तो उस तरह से मैंने फैमिली जल्दी कंप्लीट करने की कोशिश करी। उस 8-10 साल का थोड़ा पीरियड मेरा काफी स्ट्रगल था, उसमें मैं करियर को थोड़ा सा पीछे लेके बैठी थी, क्योंकि फैमिली को प्रायोरिटी देनी जरूरी थी इस तरह से। आज फैमिली सेटल्ड है तो मैं भी उस तरह से उस चीज से उतर गई हूँ, राइट। गॉड ब्लेस किया है बहुत, आई एम ब्लेस्ड विद दिस। इसीलिए मैं अपने आज करियर को, आज वही बच्चे जिनके लिए हमने काफी कुछ किया था या अपने बैक ट्रैक किया था लाइफ को, राइट। आज वो भी सपोर्ट करते हैं। राइट। फैमिली से भी सब सपोर्ट है। हाँ। आज की तारीख में एक इंडिपेंडेंट वे से मैं अपना बिजनेस हैंडल कर रही हूँ, हाँ। और ओके। बहुत ब्लेस्ड हूँ इस चीज को लेके कि एक फैमिली टोटली सेट होगी। तो ये एक मुश्किल का फेज जो हर फीमेल के साथ शायद आता है, वो मेरे साथ भी आया 8-10 साल का। तो जी। जहाँ करियर को थोड़ा सा बैक ट्रैक करके, बट आज एकदम आगे हम लोग प्रोफेशन को लेके चल रहे हैं। राइट। बिल्कुल। राइट। राइट। और हिमानी जी, मैं आपको एक बात कहना चाहूंगा कि जैसे आपने बताया कि विमेन को जो एंटरप्रेन्योर्स है उनकी जो स्ट्रगल है, और वो कुछ अलग ही लेवल की होती है, क्योंकि दोनों बिजनेस हैंडलिंग करना होता है, अगर वो जॉब करते हैं वो भी हैंडलिंग होता है, और उसके साथ साथ जो फैमिली है उसको भी मैनेज करना है। तो जी मैं आपको बताना चाहूंगा कि वर्डप्रेस में जी हमारे जो पूरे इंडिया में और पूरे वर्ल्ड में भी बहुत सारे ऐसे विमेन एंटरप्रेन्योर्स है, अलग अलग एज ग्रुप के हैं। वो क्या करते हैं, फैमिली को भी ओके। मैनेज करते हैं, उसके साथ साथ जो बिजनेस है या जॉब है वो भी करते हैं, और उसके साथ साथ कंट्रीब्यूशन भी करते हैं। तो कंट्रीब्यूशन के अलग अलग जो चैनल्स होते हैं, जैसे मार्केटिंग बहुत खूब। ऐसा है। तो ये पूरा जो जी वर्डप्रेस कम्युनिटी है ना, वो पूरा जी। कंट्रीब्यूशन ड्रिवन है, और ये पूरे मेंबर्स के साथ उनके बल के ऊपर ये पूरा कम्युनिटी चलता है। तो ये बहुत अच्छी बात है, और बहुत बड़ी तो बात है इससे तो कि बिल्कुल बिल्कुल सुमन जी, इससे तो हाँ जी बिल्कुल आइडिया लगा जा सकता है कि ये कितने लेवल पे आपकी कॉन्फ्रेंस होगी, और जी। कितना इससे जो आदमी जुड़ेंगे इसमें, हाँ। वो हाँ। लेडीज हों, भले वो कुछ भी अपना कॉम्प्रोमाइज करके आ गए, तो इसका जो आउटकम होगा, जो रिजल्ट होगा, हाँ। वो हाँ। शायद एक बहुत बहुत ही इफेक्टिव रहा होगा, बहुत इम्पैक्टफुल रहेगा। राइट। तो ये तो बहुत अच्छी बात कही है आपने। यस, यस, यस। और मैं यहाँ पे एक ये भी पूछना चाहूंगा, जैसे आपने अपना अपना स्ट्रगल की बात आपने जब की, तो उसमें जी एक साइड है आपका फैमिली का पूरा, और जिस तरह से जी आपने ये पूरा ट्रैवल का ये जो इंडस्ट्री में आपने पूरा ग्रोथ किया, जी तो ये एकदम फास्ट इंडस्ट्री है, ये ऐसा भी नहीं है स्लो है। हर एवरी सेकंड पे कुछ ना कुछ पॉलिसीज चेंज होती है, हर एक कंट्रीज की बात करें, हर एक शहर जी की, या इसमें सब कुछ चेंजेस होते हैं। तो जी। वो दोनों आपने साथ में कैसे मैनेज किया? अब सुमन जी ये है कि इसमें होता है कि आप कितना पैशनेट है अपनी चीज को लेके, जी। इस चीज जी। को। अगर एक होता है कि कुछ कुछ लोग होते हैं कि सिर्फ डिस्काउंट या कमीशन या पैसे के लिए होते हैं। हम्म। पैसा तो मेरे ख्याल से एक बाई प्रोडक्ट है, वो तो राइट। आता ही आता है, कुछ भी बिजनेस आप में हो। जी। बट पैशन को लेकर अगर आप बिजनेस करते हैं तो उसमें आपको अपडेटेड रहना, आप खुद ही, आप में खुद ही ड्राइव आ जाता है कि आज सुबह का क्या अच्छा समा, जिस तरह से हम देखते हैं लोग स्टॉक एक्सचेंज को सुबह लेके बैठ ही जाते हैं 9 सवा 9 बजे 3 बजे तक। उस तरह से अगर आप उसी तरह को, अगर आपके पैशन को आपने ड्राइव किया है, तो जी। मेरा एक पर्सनल वे से तो यही कहूंगी कि ये एक इतना पैशन था मेरे पास कि हाँ। इसके बिना, मतलब ऐसे जैसे खाने के बिना नहीं रह सकते, हाँ। इस चीज के बिना आज दुनिया में किस हिस्से में क्या डेवलपमेंट हो रहा है, जी। आपको जियो पॉलिटिकल भी जरूरी इंफॉर्मेशन रखनी पड़ती है, हाँ। हाँ। पॉलिटिकल भी रखनी पड़ती है, हर कंट्री में क्या रहा है, क्योंकि पॉलिटिक्स को लेकर भी, एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर भी कंट्री के टूरिज्म बहुत इफेक्ट होता है। जी। इसीलिए एक अपडेटेड वर्जन रहना, आज कहीं पर भी पॉलिटिकल टर्मोइल हो, जैसे कुछ हाँ। हाँ। डिस्टरबेंस हो, तो उस कंट्री में लोगों का सबसे पहला जाना या टूरिस्ट को निकालना शुरू कर देते हैं। जी। तो जी। इसलिए बहुत जरूरी है ये आपको अपडेटेड रहना। कैसे आप अपडेट रहते हैं ये आप पर ही है। आजकल तो टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस्ड है, आप कोई भी मीडियम से किसी तरह की भी इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। और जी। हम एजेंट का अपना चैनल और अपने रिसोर्सेज भी होते हैं, राइट। कंट्री के टूरिज्म बोर्ड्स के साथ हम डायरेक्टली कनेक्टेड होते हैं। हम्म। उनके ट्रैवल, जैसे हम यहाँ पर एजेंट्स हैं, हमारे अपने सप्लायर्स भी होते हैं वहां पर, अच्छा। तो वो भी हमको इस तरह से हेल्प करते हैं कोई भी नॉलेज और इन्फॉर्मेशन को लेकर, जिससे हम एक एक अपडेटेड रहते हैं हमेशा इस चीज को लेकर। उसी तरह से सिलसिला ही चलता रहता है रोज का। राइट। राइट। और जब हम जी। यहाँ पे बात कर रहे हैं, डिस्कशंस कर रहे हैं, इसमें मैं एक ये पूछना चाहूंगा कि अब तक की आपके लाइफ की सबसे बड़े सक्सेस आप किसे मानते हैं? सबसे बड़े सक्सेस यही जो इतनी चर्चा मैं कर रही हूँ सुमन जी के,
एक बार एक 18 से 20 साल का एक जॉब का एक्सपीरियंस, उसके बाद बहुत टाइम लगा अपने आप को कन्विंस करने में जॉब से शिफ्ट होने के लिए बिजनेस में, हम्म। क्योंकि थोड़ा सा इजी गोइंग जरूर लगा था जॉब का काम, बट अपने आप को चैलेंज करना भी जरूरी था लाइफ में, और आगे बढ़ना बहुत जरूरी था, जो मेरे ख्याल से मुझे एक बिजनेस से ही पॉसिबल रहा था। फैमिली का सपोर्ट रहा बहुत इस बारे में ऐसा, तो आगे लिया इस चीज को। तो आज सबसे बड़ा एक स्ट्रगल सम पीरियड वही था जब मैं ट्रांजिशन में थी, और हम्म। कोविड ने भी स्ट्राइक किया 2 साल। अपना बिजनेस राइट। 2018 में खोल के हम्म। 2019 में वही कस्टमर्स ने काफी सपोर्ट करा मुझे, अच्छा अच्छा। खासा फ्लड। बट 2020 से लेकर करीब 2022 तक जो 2 साल का कोविड का हमारा बिल्कुल काम बंद था उस टाइम, ओहो। हमारी इंडस्ट्री तो बहुत ज्यादा इम्पैक्ट हुई थी उसको लेकर। फिर हम्म। भी उस टाइम बहुत लगा कि क्या मुझे अब वापस इसको लेना चाहिए कि नहीं, इस तरह से तो और भी आएंगे जिंदगी जमाने में। बट राइट। अपने आप को चैलेंज किया, नहीं ऐसा नहीं, आगे बढ़ना ही लाइफ है। सो हम्म। वापस बाउंस बैक किया और 23 से उसको वापस रीएस्टैब्लिश किया। तो अच्छा। ये एक स्ट्रगल सम पीरियड जरूर रहा था, क्योंकि एकदम चालू करके आपका 2 साल बंद हो गया था काम। हम्म। बट गॉड ब्लेस, अब 2 साल से एकदम आप देख ही रहे हैं दुनिया में सभी लोग इंटरेस्टेड है जाने के राइट। लिए इधर उधर, किसी बिल्कुल। ना किसी वजह से लोग कांटेक्ट करते ही हैं बिजनेस को लेकर या टूरिज्म को लेकर। सो जी। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज रहा था मेरे उस टाइम, हम्म। वापस एस्टेब्लिश करना अपने आप को, जो होपफुली हो गया। नहीं, जी आपने बहुत अच्छे से बताया, और इससे जो भी विमेन एंटरप्रेन्योर्स हैं, जी जो अभी फेस कर रहे हैं किसी ना किसी चैलेंज से, कोई ना कोई फेस करता है, उनकी सिचुएशंस अलग होती है। जी बट वो जब ये सुनेंगे, ये जानेंगे कि आपके बारे में, तो उनको भी एक मोटिवेशन मिलेगा, और उनको वेज मिलेंगे, बहुत सारे जी रास्ते मिलेंगे कि कैसे वो बाउंस बैक कर पाए, बिल्कुल। कैसे वो कुछ अपने इंडस्ट्री में ज्यादा इन डेप्थ जाके सीख के वो आगे जा पाए। अब जो हमारी ऑडियंस है, हिमानी जी, जी वो वेट कर रही है मनीला के बारे में जानने के लिए। तो जी हम जो है मेन टॉपिक पे अभी एंटर करते हैं। तो जी मैं सबसे पहले ये पूछना चाहूंगा कि मनीला शहर जब हम सबसे पहले बात करते हैं या जानने की कोशिश करते हैं, तो वो किस तरह का शहर है? जी मनीला शहर के बारे में बताऊं, फिलीपींस के जो फिलीपींस कंट्री को थोड़ा सा देखते हैं इसमें, साउथ वेस्ट एशियन सब कॉन्टिनेंट में है ये। हम्म। और एक इसको बोलते हैं आर्किपेलागो, जिसको मतलब बहुत सारे छोटे छोटे धरती के टुकड़ों के साथ जुड़ा हुआ समुंदर के अंदर ये अच्छा। एक एक आइलैंड डेस्टिनेशन है। हम्म। तो इसको आप आर्किपेलागो जिसे कहते हैं, जैसे मॉलडीव्स में छोटे छोटे आइलैंड्स हैं, जी उसी जी। तरह से फिलीपाइंस की भी धरती के छोटे छोटे ना टुकड़ों को इकट्ठे करके एक पूरा आर्किपेलागो बना है। जी। साउथ एशियन सब कॉन्टिनेंट का सबसे हम्म। एक इंटरेस्टिंग कंट्री है। उसकी अच्छा। कैपिटल है मनीला, जो ओके। बिल्कुल कोस्टल सिटी है उसकी। हम्म। और मनीला शहर के बारे में अगर मैं थोड़ा सा बताऊं आपको, उसकी जो एयरपोर्ट है, अपना अक्विनो नीनो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, एक बहुत मेजर गेटवे है मनीला शहर का, अच्छा। बाकी सिटीज के अंदर और बाकी आगे जाने के लिए। तो अच्छा। अगर आप मनीला शहर की बात करें, कोस्टल सिटी है, और काफी एक इम्पोर्टेंट एयरपोर्ट है बाकी कंट्रीज में भी जाने का, हम्म। और फिलीपींस शहर के अंदर भी जाने का। ओ। सो एक बहुत स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड जिसको कहते हैं हम लोग है, अच्छा। वहाँ की आगे उनकी उनकी फाइनेंस को या उनका टूरिज्म को फ्लश देने का। सो राइट। उस तरह से मनीला की जो कैपिटल है, एक सेकंड लार्जेस्ट सिटी भी है, बहुत इंपॉर्टेंट, वहाँ फाइनेंशियल हब भी है, एडमिनिस्ट्रेटिव अच्छा। सेंटर है मनीला। हम्म। तो फिलीपींस की बात करें तो मनीला तो इस तरह से बहुत बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट शहर बनता है उसको लेकर। राइट। बाकी आप देखें तो अगर आप उसकी बात करें, पर्टिकुलरली उसकी उसको पर्ल ऑफ द ओरिएंट भी कहा जाता है इनफैक्ट, अच्छा। क्योंकि वहां से काफी ट्रेड चलता था। स्पेनिश इन्फ्लुएंस बहुत है वहां पर, क्योंकि पहले स्पेनियर्ड्स आए थे, उसके बाद हम्म। जापानीज का भी, जापान ने भी आके इन्वेट किया था, अमेरिकन भी आए थे, उसी हम्म। सिटी को पूरा बनाया। तो एक एक इन्फ्लुएंस है बहुत, हम्म। स्पेनिश इन्फ्लुएंस भी आज काफी है वहां पर इस राइट। तरह से। और हम्म। ये सिटी, आप ऑब्वियसली फिलीपाइंस की कैपिटल है, इसलिए आप समझ सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट है हर एस्पेक्ट को लेकर, इकोनॉमिकली आप देखें, फाइनेंशियली देखें, या हम्म। आप उसको आगे ग्रोथ फॉर फिलीपींस के बारे में बात करें तो। जी हम्म। और बहुत अच्छे से आपने बताया मनीला शहर के बारे में, और या उसकी क्या इम्पोर्टेंस है फिलीपींस के लिए, और फिलीपींस किस तरह का है वो भी हम जान रहे हैं अभी। जी तो इसमें ये पूछना चाहूंगा कि जो फिलीपींस है उसमें मेन तो करेंसी कौन सी यूज होती है, क्या उनकी लैंग्वेज है, और किस तरह का जो है फिलीपींस का जो हेरिटेज और कल्चर है वो जी किस तरह से है? देखिए,
उसकी पहले करेंसी की बात करें तो पीसो नाम का करेंसी वहां चलती है, जो ओके। करीब इंडियन करेंसी से मान के चलिए 1 रुपया हमारा करीब 0.70 पीसो बनता है। उसको अच्छा। लेकर उसका जो एक्सचेंज रेट के बारे में बात करते हैं, जी। तो करेंसी के हिसाब से ये है। और आगे आपने पूछा जो उनका कल्चर हेरिटेज के बारे में, तो मैं हम्म। कल्चर हेरिटेज फिलीपींस के बारे में बात, लैंग्वेज ऑब्वियसली फिलिपिनो बोली जाती है वहां पर। अच्छा। और अगर हम कल्चर हेरिटेज की बात करें तो पूरब और पश्चिम कंट्रीज का कुछ इन्फ्लुएंस आप वहां देखेंगे। अच्छा। क्योंकि जी वहां पर जो लोग हैं एशियन बैकग्राउंड के हैं, क्योंकि एशिया हम्म। में है वो कंट्री हम्म। दिखने में, पर उनका जो इन्फ्लुएंस है काफी पश्चिमी इन्फ्लुएंस है। हम्म। क्योंकि वहां पर आप मनीला सिटी के बारे में बात करिए या ओवरऑल फिलीपींस के बारे में बात करिए, हम्म। क्लब्स, नाइट क्लब्स, एंटरटेनमेंट, वाइब्रेंसी, ये सब बहुत देखने को मिलता है वहां पर। अच्छा। लोग डेफिनेटली एशियन बैकग्राउंड के पर पश्चिमी इन्फ्लुएंस में काम करते हैं, काफी राइट। इम्पोर्टेंट उनका लाइफ को देखने का एक बहुत अच्छा, अपने जड़ों से भी जुड़े हुए हैं वो लोग, अपने कल्चर को लेके काफी जुड़े हुए हैं वो। हम्म। और वो अपनी कंट्री को लेकर भी, इंडिया के साथ भी उनके बहुत अच्छे रिलेशंस हैं, और वाह। अपनी कंट्री को, अपने त्योहार वगैरह भी बहुत अच्छे मनाते हैं। हम्म। बिल्कुल। बट एंटरटेनमेंट और फाइनेंशियस, आपका कल्चर, आपका उसको काफी हाई रिगार्ड रखते हैं वो लोग अपने वाह। लिए। ओके। जी। राइट। और जब हम फिलीपींस की बात करते हैं, जी। जैसे नॉर्मली कोई भी अगर जाता है तो हम लोग जो प्रेफरेंस रखते हैं, जी। तो वो लैंग्वेज की बात करें तो इंग्लिश मोस्टली करते हैं, बट अगर हाँ जब जी। फिलीपींस जाते हैं, खास जी। करके जो भारत से जा रहे हैं, जी। तो किस तरह से उनका माइंडसेट उनको रखना चाहिए कि वो उनके लिए कम्युनिकेशन करना इजी रह जाए। कम्युनिकेशन देखिए, इंग्लिश तो बोली ही जाती है वहां पर, ऐसे अच्छा। कभी कोई, हाँ जी, बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं आती अब तो। हम्म। अगर आप देखें इंडियंस जो हम लोग देते हैं इनको, हम इनको ग्लोब ट्रॉटर्स बोलते हैं इंडियंस को। तो अच्छा। आज आप मनीला शहर में भी जाइए, मकाती शहर में भी जाइए, तो हम्म। आपको इंडियन रेस्टोरेंट्स बाय इंडियन फैमिलीज भी चलाई हुई मिलती हैं। ओह। तो ओके। आपको लैंग्वेज बहुत मेजर बैरियर नहीं है अभी तो। अच्छा। बिकॉज इंडियन रेस्टोरेंट्स में भी आप जाएं, आपको इंडिया हिंदी भी बोलते हैं लोग इनफैक्ट। जी। और इंडियंस तो एक, क्योंकि ग्लोबली सब जगह घूमते हैं, इसलिए राइट। आपको कहीं ना कहीं इंडियंस तो मिल ही जाते हैं वहां पर, रेसिडेंसेस भी होते हैं, लोग काम भी कर रहे हैं वहां पर एज हम्म। इंडियंस। बट यस, बाकी आप ओवरऑल देखिए तो फिलिपिनो लैंग्वेज के सिवा इंग्लिश बहुत वाइडली बोली जाती है, आराम से आप उसमें कम्युनिकेट कर सकते हैं। और आप राइट। अपनी रोज की जिंदगी वहां पर, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप अच्छा। उसको कल्चर को भी लेके उसको अडॉप्ट देख सकते हैं, और उनका जो बात करने का है या किसी साथ कम्युनिकेट, बहुत फ्रेंडली वे में वो लोग काम करते हैं आपके साथ। जी। राइट। 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 और जैसे हम जानते हैं कि कोई भी कंट्री हो, तो उनका एक पैशनेट होते हैं, जहाँ पे वो अपने आप को कहते हैं कि हम रिफ्रेश करते हैं किसी भी जी। एक्टिविटीज, हर एक कंट्री की अलग अलग होती है। वैसे फिलीपींस में अपने आप को रिफ्रेश रखने के लिए, जी। या ऐसा क्या एक्टिविटीज वहाँ पे होती है, जी। क्या एडवेंचर स्पोर्ट होता है, जी। किस जी। तरह या क्या क्या वो लोग करते हैं। देखिए वहां पर आपको जैसे आप अगर काम करने जा रहे हैं, कोई बिजनेस कॉन्फ्रेंस पे, तो इवनिंग का टाइम बहुत जरूरी होता है, लोग अपना थोड़ा सा टाइम निकाल के उस कंट्री और उस सिटी के बारे में जहाँ है नॉलेज गेन करें, ऐसे जी। करके। जी। तो आप वहाँ, अब बात करें अगर हम पर्टिकुलरली मनीला शहर की, तो हम्म। मनीला शहर से भी आसपास काफी घूमने, मनीला शहर के सिवा भी उसके आसपास भी घूमने के लिए, विजिट करने के लिए काफी काफी जगह है। मकाती सिटी है वहां पर, हम्म। थोड़े करीब मकाती सिटी प्रॉपरली आधे घंटे के डिस्टेंस पे है, अच्छा। जहां पर वो भी एक फाइनेंशियल हब है वहां पर, सिटी कंट्री का। राइट। और बहुत इंपॉर्टेंट शहर है वो भी, बिल्कुल मनीला से जुड़ा हुआ है, आप आधे घंटे में वहां पहुंच सकते हैं। ओह। और ओके। वहां पर आपके शॉपिंग मॉल्स वगैरह बहुत ब्रांडेड आइटम्स के लिए बहुत मशहूर है मकाती सिटी। उसके अच्छा। सिवा आप अपने रेस्टोरेंट्स बहुत है, कैफेज बहुत है वहां पर, स्ट्रीट फूड एंजॉय करने के लिए काफी है। उसके हम्म। मैं बात करूंगी तो मनीला के लिए भी बात करूंगी और मकाती के लिए भी जी। बोलूंगी। जी। जी। दोनों इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। आप ओके। मनीला में भी वो एक्सपीरियंस ले सकते हैं और मकाती में भी ले सकते हैं। अच्छा। तो स्ट्रीट फूड भी वहाँ का लोकल भी बहुत बढ़िया है, हम्म। प्लस इंडियन रेस्टोरेंट्स भी आपको बहुत मिल जाते हैं। अच्छा। कुछ नाम बताऊं तो क्वीन बॉलीवुड हो गया, या रॉयल इंडियन करी हो गया, अच्छा। रॉयल स्पाइस हो गया, इस राइट। तरह के इंडियन रेस्टोरेंट्स आपको मिलेंगे ही वहां पर। उसमें हम्म। आप एंजॉय कर सकते हैं। उसके बाद एंटरटेनमेंट को लेकर अम्यूजमेंट पार्क्स भी बहुत है वहां पर। अच्छा। कुछ ओके। इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स भी हैं वहां पर, जो उस देश की कल्चर और हेरिटेज को रिफ्लेक्ट करती है। हम्म। अम्यूजमेंट पार्क्स हैं जो आप
ऑब्वियसली एज अ फैमिली भी जा सकते हैं उसमें। नाइट लाइफ को लेकर काफी ये लोग ओपन रहे हैं इस ये कंट्री। तो बात करें कि आपको अगर बहुत वाइब्रेंसी और बहुत अच्छा एक धड़कता हुआ शहर भी देखना है, तो अच्छा। इवनिंग में 6-7 बजे के बाद भी एक लाइफ होती है वहां पर। सो इस तरह से नाइट क्लब्स बहुत है, बार्स रेस्टोरेंट्स, बहुत फ्री नेचर है लोगों का वहां पे, अच्छा। जो वो अपना शाम का टाइम भी बहुत अच्छा गुजारते हैं अपार्ट फ्रॉम सुबह काम करने के बाद। हम्म। जी, तो ये आपको मकाती में भी मिल जाएगा, मनीला में भी मिल जाएगा। मनीला से करीब 70 किलोमीटर ऊपर नॉर्थ एरिया में जाएंगे तो एंजलस सिटी है, उसको भी आप जाके आइए, बहुत बढ़िया है, एडमिनिस्ट्रेटिव सिटी भी है, प्लस नाइट लाइफ भी वहाँ बहुत अच्छी है। तो आप एंटरटेनमेंट हब है वो बिल्कुल, जिसको बोलते हैं। तो राइट। ब्रांडेड शॉपिंग मॉल्स वगैरह, बीचेस, बीच इतने बढ़िया है वहां पर, नॉट टू फॉरगेट उसके धड़कते हुए बीचेस है। अच्छा। व्हाइट सैंड्स मिलती है वहां पर, सीबू में जाइए, वाह। बोहोल में जाइए। हम्म। तो एक मनीला और उसके सराउंडिंग्स में आप आराम से इंटरनल फ्लाइट से भी पहुंच सकते हैं, कहीं पर भी घंटे घंटे की फ्लाइट होती है सब जगह। अच्छा। एडवेंचर एक्टिविटी कोस्टल पे बहुत होती है, वाटर एक्टिविटीज बहुत होती है, तो आप उसको एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस लेके निकल सकते हैं वहां से। राइट। और वहाँ की जब बात करें, वेदर की बात करें, तो किस जी तरह का वेदर रहता है, स्पेशली जब ये फरवरी में हो रहा है, जी। 20 से 22 के बीच जो कॉन्फ्रेंस हो रहा है, तो उस अच्छा। टाइम पे किस तरह का वेदर आप देखते जी, हैं? देखिए हम थोड़ा सा रिलेट करते हैं, मुंबई सिटी भी एक कोस्टल सिटी है हमारी इंडिया को जी। लेकर। जी। तो उसी तरह से मानिए अगर आप मनीला की बात कर रहे हैं, वो भी कोस्टल सिटी है। हम्म। काफी उसमें वेदर हॉट भी रहता है, दिन में नमी बहुत रहती है हवा में क्योंकि ह्यूमिड है, कोस्टल सिटी है, और काफी बारिश भी रहती है साथ में। राइट। सो इस तरह का वेदर एक एक पैटर्न है इनका वेदर का। ड्राई वेदर बहुत नवंबर दिसंबर में रहता है, वहां से लेकर फरवरी मार्च तक। हम्म। बट आप जैसे इस टाइम पीरियड में जा रहे हैं तो थोड़ी बहुत बारिश आप एनकाउंटर जरूर कर सकते हैं, पर ज्यादातर बहुत ठंडी नहीं होती है वहां पे। एक अच्छा। टेम्परेट वेदर है, ट्रॉपिकल क्लाइमेट जिसको बोलते हैं, वो राइट। सारा साल वहाँ मेंटेन होता है। और हम्म। ह्यूमिडिटी थोड़ी बहुत रहती है अगर बारिश होती है तो। उस तरह से आपको डेफिनेटली बहुत वुलन्स तो नहीं चाहिए होते हैं, पर ज्यादातर आपको अम्ब्रेलाज और विंड चीटर्स की थोड़ी बहुत काम लगती है। ओके। इवनिंग्स बहुत प्लेजेंट रहती है उस तरह से। राइट। राइट। जी और एक सबसे बड़ी बात जो है वो है ट्रांसपोर्टेशन, कि जैसे हमारे न्यू दिल्ली की बात करें, मुंबई की बात करें, अहमदाबाद की बात करें, तो यहाँ पे हमारे उबेर है या बसेस जो है ट्रांसपोर्टेशन में है। जी तो वो मनीला की बात करें या मकाती की बात करें, तो वहाँ पे जी। क्या इजी रहता है ट्रांसपोर्टेशन के लिए? देखिए रेकमेंड तो यही करते हैं, जो लोकल सिस्टम है वहां पर लोगों का, वो तो हम्म। एक एग्जिस्ट कर ही रहा है, जिसमें आप इंटरनल जो म्युनिसिपैलिटी की तरफ से दी जाती हैं, वो तो एक हम्म। लोकल सिस्टम है ही वहां पर, बसेस वगैरह का, ट्राम्स वगैरह का। हम्म। बाकी बहुत इजी है वहां पर, आप प्राइवेट अपने कोई टूरिस्ट व्हीकल से भी जाएं, जैसे आप एंजलिस सिटी जाना है या मकाती में आपको जाना है, आप हम्म। प्राइवेट अपनी लेके भी जा सकते हैं गाड़ी, या बुक करके भी जा सकते हैं, या लोकल राइट। टैक्सीज भी आपकी बहुत इजीली मिल जाती है वहां पर, अच्छे रेट पे मिल जाती है, आपको कन्वर्जन इतना हिट नहीं करता है क्योंकि आपकी करेंसी थोड़ी स्ट्रांग है उनसे। तो अच्छा। करीब करीब आप कोई भी लोकल मोड ले सकते हैं, या फिर आप प्राइवेट भी टैक्सीज वगैरह वेरी इजीली, बहुत कन्वीनियंटली अवेलेबल होती है कहीं भी जाने के लिए। अच्छा। आपका प्लान अगर फिक्स्ड है कम्प्लीटली और आपको पता है मुझे यहाँ यहाँ जाना है, तो हम्म। एक बहुत अच्छा प्रोपोजिशन होता है कि आप उसकी बुकिंग पहले से ही करके एक टूरिस्ट व्हीकल को, ड्राइवर जो आपको लेने आएगा उसको लेकर एक प्लान वे से भी जा सकते हैं। राइट। सो एनी मोड ऑफ कम्युनिकेशन आपका ट्रैवलिंग का बिल्कुल परफेक्ट है वहां पर। राइट। 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 जी बहुत अच्छे से आपने बताया कि वहाँ का कन्वर जो ट्रांसपोर्टेशन है वो किस तरह से है, और कैसे वो कनेक्टिविटी सारी ज्वाइन जी है वहाँ पे इजीली अवेलेबल है। अब आगे हम बात करें कि जो ये वर्ड कैम एशिया हो रहा है, जो जी वर्डप्रेस का एक कॉन्फ्रेंस है जो वहाँ जी पे होने वाला है, तो जी। उसका जो लोकेशन है वो है फिलीपींस इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर जो है। राइट, हाँ जी। तो उसके बारे में अगर कुछ आप शेयर कर सके, और जी। उसके साथ साथ हम्म। उसके आजू बाजू जो उसके आसपास जो है वो क्या, किस तरह के फेवरेट स्पोर्ट्स है या कुछ देख सकते हैं, क्या है उसके बारे में? जी, आपका जो फिलीपींस इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर, जिसको हम बोलते हैं पीआईसीसी, ठीक जी। है, वो एक्चुअली पसाई एरिया में लोकेटेड है, बहुत सेंट्रली लोकेटेड जगह है मनीला सिटी के अंदर। छोटे छोटे एरियाज हैं जिसमें पसाई एरिया में ये लोकेटेड है, अच्छा। और बहुत स्ट्रेटेजिकली लोकेट उसका काम है, वो बहुत इंपॉर्टेंट सेंटर है आपके हम्म। कोई भी बिजनेस कॉन्फ्रेंसेस या कन्वेंशन को होल्ड करने के लिए। तो अच्छा। आप डेफिनेटली अगर वहां हैं और आपके हर रोज की कॉन्फ्रेंसेस वहां हैं, तो आप उसके पास बहुत
आपको मकाती सिटी तो मैंने बताया, बिल्कुल हाफ एन आवर ड्राइविंग डिस्टेंस के ऊपर है, जहाँ रेस्टोरेंट्स है, होटल्स है, ब्रांडेड क्लब्स है, वो आप मकाती भी जा सकते हैं। उसके सिवा और करीब आपको जाना, जैसे बात करिए आप 10 से 15 मिनट में कहीं पहुंचना है आपको हम्म। पीआईसीसी से, तो राइट। एक स्टार सिटी करके भी एक जगह है, काफी अम्यूज, उसको एक अम्यूजमेंट पार्क बोलते हैं हम लोग। अच्छा। स्टार सिटी आप जा सकते हैं। हम्म। अम्यूजमेंट पार्क है जो फैमिलीज और इंडिविजुअल्स या फिर कपल्स या बच्चों के साथ आप उधर वहां एंजॉय कर सकते हैं। राइट। एक बहुत बड़ा एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्ट्रिक्ट है जिसको एक कल्चरल सेंटर ऑफ फिलीपींस बोला जाता है। हम्म। वो कल्चरल सेंटर ऑफ फिलीपींस आप मानिए एक एरिया है, वहां पर पीआईसीसी से करीब 15-20 मिनट के डिस्टेंस पे, प्राइवेट ड्राइविंग के हिसाब से मैं आपको बता रही हूँ। राइट। और इस कल्चरल सेंटर बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटिव काम काफी होते हैं कंट्री के वहां पर लेकर। तो राइट। इसी में एक बहुत सुंदर सा पैलेस है जिसको हम बोलते हैं कोकोनट पैलेस। अच्छा। हाँ हाँ। हाँ, वो बिल्कुल नारियल के छिलकों से बनाया हुआ है, एक लोकल फ्लेवर ऐड करता है क्योंकि वहां हाँ। पर, हाँ जी, उसको उस जगह को भी इतना प्यारा बनाया है कि आप उसको विजिट कर सकते हैं। राइट। कल्चरल सेंटर एक बहुत बड़ी इमारत है जहाँ पर बिल्डिंग है, जहाँ पर बाहर से भी जब लोग आते हैं उनको वहां पर होस्ट किया जाता है, राइट। फॉरेन डिग्निटरीज वगैरह को। तो हम्म। वो आप एंजॉय कर सकते हैं। हम्म। उसके सिवा जैसे स्टॉक एक्सचेंज जो अपना फाइनेंशियल का, अगर आपको इंटरेस्ट है देखने का वहां पर कैसे ट्रेडिंग होती है, तो हम्म। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर भी वहां पर एक फिलीपींस का बहुत इंपॉर्टेंट लैंडमार्क है। हम्म। अब ये सारे बात करें स्टार सिटी का या फिर ये अम्यूजमेंट पार्क जो बताया, या कल्चरल सेंटर के या वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के, ये हम्म। करीब करीब 15 से 20 मिनट के, पीआईसीसी के 15 से 20 मिनट के डिस्टेंस पे है। अच्छा। और मकाती सिटी में भी आप जाकर डे ट्रिप कर सकते हैं, आप आधे घंटे पौने घंटे में वहां पे भी पहुंच सकते हैं। तो एक इजी नाइट लाइफ भी वहां है और आप आ भी सकते हैं वापस मिडनाइट में। तो ये राइट। सारा वहां पर, इसके सिवा और भी है काफी, बट करीब करीब मनीला शहर में ये देखने की चीजें बहुत अच्छी है। राइट। टूरिज्म के लिए फोर्ट भी है, फोर्ट सैंटियागो बहुत बढ़िया जगह है, आप थोड़ा सा नॉर्थ ऊपर जाए 20-25 मिनट मनीला सिटी से। अच्छा। फोर्ट भी है, उनका जो हिस्टोरिक सेंटर जिसको बोलते हैं, हम्म। फोर्ट्स पे जो गार्डेड करते हैं वो भी उसका वहां पर काफी अच्छा है। उसमें राइट। आपके म्यूजियम मिल जाएंगे, कल्चरल म्यूजियम्स हैं, प्लस उसकी चर्चेज बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सुंदर चर्चेज हैं क्योंकि वो क्रिश्चियनिटी को भी एज ए रिलीजन फॉलो करते हैं। राइट। फिर म्यूजियम्स मैंने आपको बताया, मॉल्स काफी मिल आजू बाजू देखने को मिलते हैं वहां पर अच्छा। पीआईसीसी के। ओके। जी जी वाह, बहुत अच्छे से बताया। अभी ये जो पीस ऑफ इंफॉर्मेशन आपने शेयर की है बहुत प्रेशियस इसलिए है कि हम लोग जनरली कहीं पे जाते हैं किसी भी कॉन्फ्रेंसेस के लिए, तो हम क्या होता है, होटल से वो लोकेशन और लोकेशन से वो होटल बस होटल, हाँ उतना जी, ही होता है। सही बात है। बट ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा कि अगर फिलीपींस वो जो कन्वेंशन सेंटर इंटरनेशनल के पीआईसीसी जिसे हम कहते हैं, हाँ जी तो वहां पे अगर कोई जल्दी पहुंच गया, अगर उसे जी, थोड़ा टाइम बाकी है या उसे कहीं स्पेंड करना है, तो आसपास क्या है वो भी वो उसे बहुत क्लियर आइडिया उनको मिल बिल्कुल जाएगा। बिल्कुल राइट। अब बिल्कुल। इसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है, क्योंकि कॉन्फ्रेंस वहां पे हो रहा है, जी सबसे जो चैलेंजिंग बात होती है किसी भी कंट्री या शहर में जाने की, वो है स्टे करना हाँ या जी कहीं भी किस तरह की होटल्स सिलेक्ट जी करना। तो यहाँ पे अगर जैसे एक पीआईसीसी के आसपास की बात करें और मनीला शहर की बात करें, जी तो वहाँ पे जो बजट होटल्स एक है कैटेगरी और एक है लग्जरियस, जी। उसमें आप कौन से रिकमेंडेशन करें और किस तरह की वहाँ पे हम होटल्स सिलेक्ट करनी ज्यादा रिकमेंडेशन होगी? सुमन जी, यही है कि आपके बजट्स के हिसाब से सब कुछ अवेलेबल है मनीला सिटी राइट। में, और कहीं भी ट्रैवल करने में आपको ज्यादा से ज्यादा पूरी सिटी के अंदर आधे से पौने घंटे ज्यादा नहीं लगता है। अच्छा। इसलिए आप पीआईसीसी के पास रह रहे हैं तो भी ठीक है, या थोड़ा दूर पे रहते हैं जहां पर आपको कुछ अकोमोडेशंस बेटर रेट पे मिल जाती हैं, हम्म। तो उसके हिसाब से आप मान के चलिए जो 3 स्टार स्टैंडर्ड, बजट तो नहीं कहूंगी, 3 स्टार फैमिली अच्छे होटल आपको करीब करीब वहां का लोकल भी हो सकते हैं, या ब्रांड तो कम मिलेगा बट लोकल उनके मिलेंगे। अच्छा। बजट और स्टैंडर्ड होटल्स करीब करीब आप देखिए 3,500 से 4,500 पर नाइट के हिसाब से, पर रूम पर नाइट के हिसाब से आपको मिल जाते हैं। हम्म। और अगर मैं थोड़ा सा लग्जरी में जाऊं, जैसे हॉलिडे इन हो गया, हम्म। ग्रैंड पैलेस हो गया, तो हम्म। वो जैसे विंदम की हो गई प्रॉपर्टी, हाँ तो हाँ। ये करीब जो 4 स्टार या 5 स्टार में हम उनको कैटेगराइज करते हैं, तो वो करीब आपको 4 स्टार करीब 6,500 से 7,000 मान लीजिए, और जो हम्म। सुपीरियर है, प्रीमियम है, लग्जरी है, वो होटल्स करीब आपको 8 से 10 हजार पर नाइट पे, आपको ब्रेकफास्ट के साथ ही बात कर रही हूँ, दो अच्छा। जन के हिसाब से पर रूम पर नाइट के हिसाब से आप मैनेज कर बहुत इजीली मिल जाते हैं। सो राइट। आप डिपेंड करते हैं आपके बजट्स क्या है, वहां पर अवेलेबिलिटी है बिल्कुल। राइट। राइट। बहुत अच्छे से आपने बताया, डिटेल में बताया।
और सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इसके साथ ये भी है कि जब हम भारत के किसी भी शहर से अगर हम ट्रैवल करते हैं जी जो मनीला शहर या जी। मकाते हम जाते हैं तो कितना डिस्टेंस, कितना टाइम लगता है? देखिए सुमन जी, यहाँ से डायरेक्ट फ्लाइट्स की तो कनेक्टिविटी नहीं है अभी फिलहाल इंडिया अच्छा। से। तो जो लोग जा भी रहे हैं, हम दिल्ली बॉम्बे से ट्रैवल करने की अगर बात करें तो हम्म। थाई एयरवेज है वाया बैंकॉक है, और आप सिंगापुर एयरलाइंस है वाया सिंगापुर है, कैथे पैसिफिक है वाया हांगकांग, एयर हम्म। इंडिया की फ्लाइट्स भी है अच्छा। हमारी अपनी कंट्री की। तो हम्म। ये वाया कनेक्टिंग पॉइंट आपको जाना पड़ता है। अब डिपेंड करता है आप उस फ्लाइट का कनेक्टिंग पॉइंट, ट्रांजिट पॉइंट पर कितना हॉल्ट है। तो अच्छा। आप एवरेज मान के चलिए, आप 10 से 13 घंटे के बीच में, इंक्लूडिंग आपका ट्रांजिट जो भी होगा, जिस शहर में भी होगा, और कनेक्शन दूसरे मिलने में, आप इंडिया से करीब मनीला में 10 से 13 घंटे के अंदर पहुंच सकते हैं, बिल्कुल। अच्छा। जी ओके। बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि क्या ट्रैवल उसका टाइम लगता है, और इसके साथ साथ जहाँ पे सबसे ज्यादा इश्यूज आते हैं जी। वो है टिकटिंग और वीजा प्रोसेस। तो बिल्कुल। इसका थोड़ा आप हमें गाइडेंस दीजिए हाँ, कि किस तरह का यहाँ के हमें ध्यान रखना होता है जब हम वीजा अप्लाई करते हैं या टिकट्स का होता है, तो क्या हमें करना चाहिए जी? देखिए पहले ही हमने जैसे कनेक्टिविटी की बात करी, आपको अंडरस्टैंड करा, 10 से 12 घंटे 13 घंटे जैसे मिलते ही हैं अलग, तो कनेक्टिविटी के हिसाब से टिकट्स का जो भी रेट आ रहा है, फ्रैंकली स्पीकिंग आपको 35 से 40 हजार के अंदर टिकट एक एवरेज बनती है मनीला के लिए। और बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सब कुछ हो गया पर वीजा नहीं हुआ तो आपका जाने का तो बनता ही नहीं फिर उसके बिना। राइट, राइट। तो वीजा के लिए जैसे आप अगर अप्लाई करें, तो टूरिस्ट वीजा की बात करूं मैं, तो हाँ। उसमें आप, अगर आप यूएस, आपके पास यूएस वीजा है ऑलरेडी, हम्म। वैलिड यूएस वीजा है, जी। तो उसमें तो आपको, आपका बिल्कुल फ्री है। ऑन अराइवल सिर्फ स्टैंपिंग होती है, कोई एप्लीकेबल चार्ज भी नहीं होता है, सिर्फ अराइवल पे ही है आपका उसका स्टैंपिंग। तो यूएस वीजा है तो आपको बिल्कुल वरी करने की, जो आप डायरेक्ट फ्लाइट लेकर और अकोमोडेशन बुक करके जा सकते हैं। हम्म। रही जिनके पास यूएस वीजा नहीं है वैलिड, तो हम्म। उनको फिर वीजा के लिए अप्लाई करना ही पड़ता है हमें। एक अच्छा। ऑनलाइन प्रोसेस है, साइट के ऊपर ही है, वीजा एम्बेसी की साइट पे ही है। आपके राइट। पासपोर्ट की कॉपीज चाहिए, उसमें फोटोग्राफ्स लगती है। हम्म। बाकी आपको पर्सनली जो डॉक्यूमेंट्स देने हैं वो है आपके प्रूफ ऑफ फंड्स, मतलब जो आपके पास पैसा, जिसे बैंक स्टेटमेंट जो होती है 6 महीने की करीब हम लेते हैं। हम्म। आपके आईटीआर्स 2-3 साल के चाहिए होते हैं उसमें, उसको लेकर हम्म। एक ट्रैवल आइटनरी जो आपकी टिकट के फॉर्म में हम बुक करते हैं उसको, आपका डेट ऑफ अराइवल इनटू मैनिला, और उधर से डिपार्ट करें तो कितने दिन का आपका टोटली प्रोग्राम है, तो वो हम्म। आपका एप्लीकेशन फॉर्म पे हमें फाइल करना होता है, बताना पड़ता है। इसलिए एक टिकट को हम बुकिंग भी करते हैं। हम्म। फोटोग्राफ्स ऑब्वियसली आपको चाहिए, उसके स्टैंडर्ड फॉर्मेट्स हैं, वो भी आपको शेयर कर सकते हैं। और ये सारा फिलीपीन एम्बेसी की साइट पर हम लोग अप्लाई करते हैं, उसको ऑनलाइन एप्लीकेशन, ये सारे डॉक्यूमेंट्स को हम अपलोड करते हैं उसमें। और फिर आपके डॉक्यूमेंट जो अपलोड होते हैं वो एम्बेसी उसके ऊपर काम करती है। फीस है ऑब्वियसली, उसको मैं भूल नहीं सकती हूँ। डेबिट या इंटरनेशनल डेबिट या क्रेडिट कार्ड से हम लोग फीस पे करते हैं आपसे कलेक्ट करके। और ये राइट। सारा प्रोसेस एक ऑनलाइन है हमारा। और हम्म। जब आपका वीजा आ जाता है, डायरेक्ट आपके ईमेल एड्रेस पे ही वो वीजा की कॉपी आ जाती है प्रोसेस होने के बाद। करीब करीब मान के चलिए 5 से 7 दिन का प्रोसेस होता है, अगर अच्छा। एम्बेसी में रश नहीं हो तो। हम्म। अगर थोड़ा रश है तो थोड़ा सा टाइम और भी लग सकता है, 10 से 12 दिन भी लग सकते हैं। तो वर्किंग जब डेज हम की बात बात करें करें। अप्लाई करने की, वीजा अप्लाई करने की, स्पेशली मनीला की बात करें या मकाने जी की बात करें, तो वहाँ पे जब अप्लाई करने जाते हैं तो रश आवर्स या रश जो टाइम होता है या पीरियड होता है, वो कौन से मंथ में सबसे ज्यादा रहता है, ऐसा कुछ देखिए, वहाँ पे? हाँ जी, इधर से आप ये कहना थोड़ा सा उधर ऐसा नहीं है कि वहां पर कोई ऐसा पैटर्न है। बहुत सारी कंट्रीज से लोग आते हैं, अच्छा। इसलिए अगर इंडिया का रश टाइम, हमारे यहाँ से जाने वाले लोग करीब करीब या दिवाली पीरियड पे जाते हैं या समर पीरियड पे जाते हैं। तो अच्छा। उस टाइम 3 महीने से पहले अप्लाई करना एक अच्छा टाइम रहता है, अगर आपके प्लान्स डेफिनेट है, फर्म है, तो उस लिए कोई रश आवर्स भी नहीं रहती, आपका केस भी इजीली प्रोसेस हो जाता है, और आपके पास टाइम भी है काफी कुछ तैयारी करने का। तो राइट। उस 3 महीने पहले अगर प्लानिंग करके आप कर ले, पर हाँ, आप इसमें कोई सेट रूल नहीं है। आप 1 महीने हाँ। पहले, और आप शायद 10-12 दिन पहले भी जा सकते हैं, बिल्कुल। अप्लाई कर सकते हैं। अब फर्क ये है कि एम्बेसी कितना जल्दी आपका वीजा प्रोसेस करती है। राइट। तो ओके। ये है। बाकी फिलीपींस में ट्रैवल करने के लिए, मनीला ट्रैवल में ऐसा कोई
स्पेसिफिक पैटर्न नहीं है, ईयर राउंड डेस्टिनेशन है। हर मार्केट से लोग आते हैं। किसी मार्केट, जब मैं मार्केट के बारे में बात करती हूँ, मैं कोई कंट्री स्पेसिफिक बात करती हूँ। जैसे यूएस से लोग जाते हैं तो उनका एक अलग पीरियड है ट्रैवल करने का। हिंदुस्तान से लोग नॉर्मली दिवाली और समर पीरियड में ट्रैवल, तो हमारे लिए वो इम्पोर्टेंट टाइम है। तो वो हमें ही डिसाइड करना है कि हमारे लिए कब रश पीरियड है। वहां राइट। पर कंट्री ओपन है आपको कभी भी इनवाइट करने के लिए। अच्छा। सो उनका पीरियड डेफिनेटली 7 से 12 दिन का प्रोसेस टाइम लगता ही है वीजा हम्म। अप्लाई करने में। जी। राइट। राइट। और जब हम बात करें वहाँ पे जैसे जो वीजा हम अप्लाई करते हैं, जी जैसे कोई स्टूडेंट है, तो जो ऐसे टाइप्स के जो अलग अलग जो कैटेगरीज के जो या एज ग्रुप्स की हम बात करें, तो उनके लिए वीजा अप्लाई करना सबके लिए सिमिलर प्रोसेस होती है, या कोई चैलेंजेस आते हैं, कि किस तरह से होता है नॉर्मली? नहीं, आप कोई भी एज ग्रुप के लिए जाइए, हर किस टाइप का वीजा अप्लाई करना है, जैसे आप जिस टाइप के लिए कह रहे हैं टूरिज्म के, तो वो टूरिस्ट वीजा ही अप्लाई होगा। हम्म। विजिटर वीजा जिसको बोला जाता है। राइट। स्टूडेंट है तो उसकी स्टूडेंट कैटेगरी की उसकी रिक्वायरमेंट ही अलग होगी, उसकी यूनिवर्सिटी की एडमिशन्स होंगी, हम्म। उसके फॉर्म्स होंगे अलग टाइप के, तो वो अलग टाइप का पैटर्न चलता है। मैं हम्म। स्पेसिफिकली बात कर रही हूँ टूरिज्म को लेकर, जो विजिटर वीजा जिसके हम कहते हैं, हम्म। उसका सिमिलरली कोई भी एज ग्रुप के लिए हो सिमिलर पैटर्न होता है। अच्छा। एप्लीकेशन इवन चाइल्ड का भी होता है। अच्छा। ये है। जी हाँ, तो चाइल्ड के लिए भी हम अप्लाई, इन्फेंट हो या चाइल्ड हो, न्यूबॉर्न हम्म। बेबी हो, वो भी ट्रैवल कर रहा है, तो वीजा एप्लीकेशन तो सबके लिए ही रहती है। प्रोसेस टाइम सिमिलर ही रहता है सबके लिए। कोई खास ऐसी बाइफर्केशन नहीं है, अनलेस आपका डिप्लोमेटिक पासपोर्ट हो, जो आप एक मिनिस्ट्री लेवल पे हो, दैट इज इट, या गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हो। जी राइट। राइट। और जी मैं यहाँ पे पूछना चाहूंगा कि जैसे सीनियर सिटीजन्स होते हैं, और जो डिसेबल्ड जो पूरे जो लोग होते हैं, तो उनके लिए क्या वहाँ पे ट्रैवलिंग करना इजी है, कि किस तरह से वो कनेक्टिविटी वो सबके लिए फ्रेंडली है, कि किस तरह से उनका आप दिखते हैं? बिल्कुल, सीनियर सिटीजन है तो इट इज, वो बहुत जरूरी होता है पहले से उनका प्लान हो कि क्या उनकी एक एक प्लान उनका तैयार होना चाहिए, क्योंकि एकदम जाके उनको हैंडल करने में थोड़ा डिफिकल्टी हो सकती है, राइट। क्योंकि कुछ जगह एक्सेसिबल होती है, कुछ नहीं होती है। तो अच्छा। डिपेंड करता है उनका कंडीशन कैसा है। तो हम्म। हम उनके लिए, जैसे होटल के रूम्स होते हैं, तो वहाँ कहते हैं एक्सेसिबल रूम्स, तो वो हाँ। थोड़े से बड़े होते हैं, उनके दरवाजे बड़े होते हैं, उनके राइट। वॉशरूम के जो एरियाज होते हैं वो थोड़े लोअर होते हैं, बेड्स लोअर होते हैं। तो इस तरह की तैयारी सीनियर सिटीजन के लिए उस टाइप की हम लोग ले सकते हैं। गाड़ियां होती है तो वो लो फ्लोर वाली होती है, तो अच्छा। इजीली वो बैठ सकते हैं। हम्म। और कुछ टूर्स जहां पर उनके लिए ठीक नहीं है, जैसे हम्म। सीनियर हमें मालूम है वो बहुत हसल बसल में होंगे, उनको कुछ दिक्कत आ सकती है, तो राइट। उस टाइप के हम टूर्स नहीं इंक्लूड करते। अच्छा। और हम जो सीनियर सिटीजन स्पेसिफिक टूर्स होते हैं, हम्म। वो जो थोड़े पेस्ट होते हैं, लाइट होते हैं ट्रैवल करने में, हम्म। 3 से 4 घंटे का शायद टूर हो सकता है हर रोज का, उस राइट। टाइप की प्लानिंग करके पहले से ही हम इस चीज को ध्यान में रखते हैं। अच्छा। डेफिनेटली। ओके। राइट। अब हमने प्रोसेस के बारे में जाना, वहाँ के होटल्स के बारे में जाना, जी करेंसी बारे में जाना, वेदर के बारे में जाना। अब मैं ये पूछना चाहूंगा फिर से कि मनीला शहर की बात स्पेसिफिक हम करें, तो वहाँ के कौन सी फेमस प्लेसेस है, और वहाँ पे क्या कोई रिलीजियस प्लेसेस भी है जो जी हम विजिट करके देख सके, जी। या ऐसा कुछ? हाँ जी, मेरे ख्याल से ये हमने बात करी थी मनीला शहर से। आप वहां पर जो इम्पोर्टेंट, मैंने आपको स्टार सिटी बताई जहां पर जा सकते हैं आप, राइट। पीआईसीसी की ही बात कर रही हूँ, वहां से क्लोज बाय भी बताया। बाकी हम्म। मनीला सिटी में से भी आप जा सकते हो। एक इम्पोर्टेंट रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से करूँ तो चर्चेस हैं, बहुत अच्छे अच्छा। हैं। जी ओके। हाँ, चर्च, सेंट ऑगस्टिन चर्च मेरे दिमाग में आ रहा है, एक बहुत बढ़िया जगह है देखने की, हम्म। सेंट ऑगस्टिन चर्च। उसी में उनका म्यूजियम भी है, सेंट ऑगस्टिन का नेशनल म्यूजियम जिसमें बनते हैं, जहाँ राइट। पर आर्ट और आर्किटेक्चर काफी देखने को मिलता है वहाँ का, लोकल्स का। राइट। बाकी फोर्ट है, हिस्टोरिकली देखें तो फोर्ट सैंटियागो भी है वहां से मनीला से जाने के लिए। राइट। आप जा सकते हैं, रिजाल पार्क करके है, जहाँ पर एक कल्चरल मार्केट्स है, और बहुत आइकॉनिक लैंडमार्क है वो रिजाल पार्क। वहां पर अंदर बोटानिकल गार्डन्स जिसको बोलते हैं, पानी में जो चीजें हम्म। होती हैं, बहुत राइट। अच्छा है वो पार्क, उसमें भी आप जा सकते हैं। अच्छा। और चर्च के बारे में तो रिलीजियस वही इंपॉर्टेंस होता है, म्यूजियम्स हैं, चर्च है, हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स हैं, हम्म। जो कल्चरल सेंटर है, ये सारा मनीला शहर में ही आपका लोकेटेड है। तो आप राइट। पीआईसीसी की बात करिए या मनीला की बात करिए, ये सारी नॉर्मली फोर्ट हो गया, म्यूजियम हो गए, चर्चेस हो गए रिलीजियस को लेकर, और राइट। बाकी फैमिली एंटरटेनमेंट भी खूब ज्यादा है। नाइट लाइफ अपने आप में बहुत स्ट्रांग है, रेस्टोरेंट्स है, शॉपिंग मॉल्स है, बीचेस है, आप ये सारा एंजॉय कर सकते हैं मनीला में। राइट।
बहुत अच्छे से आपने डिटेल में बताया सब कुछ। जैसे हम बात करें स्पेसिफिक वहाँ के हर एक जो कंट्री या सिटी होते हैं उनके एक स्पेशलिटी होती है, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ फूड की बात करें। जी तो यहाँ जी। पे जैसे यहाँ से भारतीय बहुत सारे हमारे जाने वाले हाँ, हैं, तो उनके लिए फूड वहाँ पर क्या फेमस है या फ्रूट्स कौन सा फेमस है, ऐसा अगर कुछ रिकमेंडेशन कर सके तो। देखिए फ्रूट और वेजिटेबल जैसे हिंदुस्तान में मिलते हैं, ट्रॉपिकल कंट्री है इसलिए सब हाँ। वहाँ मिलता है, बिल्कुल अच्छा। बहुत अच्छा। ऑर्गेनिक भी मिलता है ऐसे। हाँ। और अगर हम आप बात करें खाने पीने को लेकर, हाँ। तो फिलिपिनो स्ट्रीट फूड काफी मिलता जुलता है चाइनीज स्ट्रीट फूड से। तो आप नूडल्स, स्पगेटीज, ये एक स्ट्रीट फूड जो होता है, हाँ। बर्गर्स हो गए, राइट। उनका अपना थोड़ा लोकल टच आ सकता है कुछ सॉसेस और कुछ स्प्रेड्स को लेकर। तो राइट। वो भी एंजॉय करिए, बहुत अच्छा लगता है स्ट्रीट फूड, लोकल फूड खाना। और अच्छा। उसके सिवा मैं आपको ये बोल सकती हूँ कि सफिशिएंट इंडियन रेस्टोरेंट्स है वहां पर, जिसमें अगर आपको इंडियन ही खाना करना है, इवन राइट। जैन रिक्वेस्ट है तो वो पहले से आप बोल सकते हैं हमें, हम उस रेस्टोरेंट में जैन मील भी आपके लिए पहले से, पर उसका एक पहले से बताना जरूरी होता है, क्योंकि आज इंडियंस ही वहां रन करते हैं कुछ इंडियन रेस्टोरेंट्स, इसलिए उनको मालूम है कि जैन रिक्वेस्ट मील क्या होती है। बट अच्छा। उसको पहले से बताना जरूरी होता है। हाँ। तो हाँ। हर टाइप का मील वहाँ अकोमोडेट करते हैं, एशियन मील वेजिटेरियन फॉर्म में हो। और आपको मैं ये बताऊं, नॉन वेज तो बहुत ज्यादा एग्जिस्ट करता है। हम्म। बाकी वेजिटेरियन मील तो इवन लोकल उनका काफी चाइनीज मील्स के साथ सिंपल, चाइना टाउन करके, मेनलैंड चाइना, चाइना टाउन करके एक बहुत बढ़िया शॉपिंग स्ट्रीट है बिल्कुल पीआईसीसी के पास में, जहाँ इवनिंग में भी जा सकते हैं आप। जी। तो वो भी आप एंजॉय, जहाँ लोकल फूड खाना है, उसी स्ट्रीट हम्म। पे आपको इंडियन रेस्टोरेंट्स भी मिल जाएंगे। अच्छा। वहीं पर हम लोगों के मील्स बुक करते हैं जब वो जाते हैं इनफैक्ट। अच्छा। तो आप पूरा राइट। वो कल्चर भी एंजॉय कर सकते हो, लोकल फूड भी देख सकते हो, और आप हम्म। अपना इंडियन खाना भी खा सकते हैं। ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है, और मैंने फर्स्ट टाइम ऐसा जाना कि भारत के बाहर भी जो है वहाँ जी पे रेस्टोरेंट्स, इंडियन रेस्टोरेंट इतनी सारी है, और जैन फूड अगर कहीं जी, रिकमेंड करना है तो वो भी हो जाता है, तो बहुत अच्छी बात बिल्कुल है। बिल्कुल। राइट। बहुत अच्छे से आपने सब कुछ बताया, खाने पीने के बारे में, टूरिस्ट प्लेसेस के बारे में आपने अच्छे से बताया। अब अगर किसी को प्लान करना हो मनीला के लिए, जी मनीला सिटी या मकाते जो उसके बाजू में ही है, उसे एक्सप्लोर करने के लिए, तो आप कितना रिकमेंड करेंगे, कितने दिन उनके लिए सफिशिएंट है कि वो पूरा एक्सप्लोर अच्छे से कर पाए। देखिए, कंसिडर करिए, आप अगर सारा दिन आपका एक स्केड्यूल है, आप एक हम्म। कॉन्फ्रेंस में है जिसमें आप करीब सुबह 10 से 6 कॉन्फ्रेंस में हैं, और हम्म। इवनिंग में थोड़ा सा टाइम है आपके पास हम्म। करने का, तो राइट। जितने दिन की आपकी कॉन्फ्रेंस है उसमें तो ज्यादा आप लोकली कुछ एरियाज के सिवा जी। ज्यादा तो नहीं कर पाएंगे एक्सप्लोर। बट हम्म। रेकमेंड ये करते हैं कि हम लोग अगर मनीला, मकाती, लॉस एंजल्स सिटी, जो जो हम बोलते हैं मनीला एंड सराउंडिंग्स जिसको हाँ। करें, हाँ। तो राइट। मिनिमम मान के चलिए 3 से 4 नाइट देना बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके। 3 नाइट तो बहुत मिनिमम कहूंगी मैं, क्योंकि अगर आप 3 नाइट और दे सकते हैं तो हम काफी कुछ कवर करवा सकते हैं उसमें। राइट। बाकी आप जितना और इंक्रीज कर सकते हैं, आगे ट्रैवल करना है, जैसे आपको सीबू जाना है, बोहल जाना है, वहां के व्हाइट सैंड्स देखने के लिए, फिर वो तो इंटरनल फ्लाइट्स लगती हैं उनकी, फेरीज भी कहीं ना कहीं लेनी पड़ती है। वो बात हो गई मनीला के बाहर के शहरों की। हम्म। मनीला के अंदर अगर रहना है, पूरी तरह से प्रॉपरली एक्सप्लोर करना है, मैं तो यही रेकमेंड करूंगी कि मिनिमम 3 नाइट तो दीजिए आप उसके लिए, अच्छा। राइट। अपार्ट फ्रॉम आपका जो बिजनेस कॉन्फ्रेंस के एरियाज है। जैसे हम्म। अगर आपका 2 दिन का बिजनेस कॉन्फ्रेंस है, तो उसके सिवा 3 नाइट और स्पेंड करिए, और काफी अच्छी तरह आप एक्सप्लोर कर सकते हैं उससे। राइट। जी और मेरा जैसे हमने पूरा सब कुछ कवर किया था, एपिसोड के जब हम एंड की ओर आ रहे हैं, तो हाँ मेरी जी लास्ट क्वेश्चन ये है, अगर आप उसमें कुछ हेल्प कर पाएंगे कि अगर किसी को ओवरऑल बजट सेट करना हो, हाँ जी हाँ जी। नॉर्मल, जैसे जी नॉर्मल एकदम ही जी जी 1 वीक के लिए, मैं बात जी कर रहा हूँ 1 वीक के लिए, क्योंकि हम जानते हैं किसी भी शहर को या किसी भी कंट्री को एक्सप्लोर करने के लिए 1 वीक इज सफिशियंट, उसमें बहुत कुछ हम कवर कर सकते हैं। तो क्या बजट सेट कर सकते हैं या क्या माइंडसेट उसमें हम सेट कर सकते हैं अपने लिए। देखिए, अगर मैं ये कंसिडर करूं आपका प्रोग्राम, जैसे एयर टिकट की बात करूं, मैंने आपको इंडिकेट किया है 35 से 40 हजार के अंदर अगर मुझे लोवेस्ट एयरफेयर मिल गया आपके ट्रैवल डेट के हिसाब से, तो हम्म। मेरा लोवेस्ट एयरफेयर करीब 35 से 40 हजार के अंदर बन जाता है। अच्छा। तो बात हुई ये एयर टिकट की, वीजा आपका करीब 7.5 से 8 हजार के बीच में आएगा। अच्छा। तो 40 1 हजार ये आपका हो गया खर्चा टिकट और वीजा का। हम्म। और ट्रैवल इंश्योरेंस लेनी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, वो भी राइट। 1000 1200 की आती है। हम्म। और वो बात हो गई। और रही आपकी 3 नाइट की, अगर 3 स्टार बजट अकोमोडेशन, फैमिली अकोमोडेशन, स्टैंडर्ड अकोमोडेशन की बात करें, तो हम्म। करीब 3 नाइट में आपका 30 1 हजार का मतलब बात कर सकते हो, राइट। अकोमोडेशन का हो जाएगा। राइट। 2 जन के अकोमोडेशन बोल रही है, इसलिए पर पर्सन करीब आप
मान के चलिए 25 से 1,000 आपका पर पर्सन में 3 नाइट में हो जाता है अकोमोडेशन, इंक्लूडिंग ब्रेकफास्ट और डिनर के राइट हिसाब से। राइट राइट राइट। और बाकी आपकी ट्रैवलिंग जो भी आपके साइट सीइंग वगैरह जो यस। टूर पैकेज वगैरह बनते हैं, वो आप जितना गुड़ डालोगे उतना वो मीठा होता जाएगा। राइट। तो रफली आपकी बात करिए, एयर टिकट, वीजा, 3 नाइट का मनीला का स्टे, 4-5 दिन का प्रोग्राम, हाँ। रफली आपका 68 to 70,000 के बजट में अगर मुझे लोएस्ट एयरफेयर मिल गया, उस हिसाब से हम पर पर्सन कंसिडर कर सकते हैं। ओके। बाकी आप 4 स्टार में जाते हैं, 5 स्टार में जाते हैं, तो हाँ। 10 से 15 हजार और आप मान के चलिए, थोड़ा इंक्रीज हो जाएगा वो। राइट। फिर तो जी। स्काई इज द लिमिट है। जितना भी हम ऐड करते जाए उसमें स्काई इज द लिमिट, ऐसे हम कह स्काई इज द सकते लिमिट, बिल्कुल बिल्कुल। हैं। राइट राइट, बहुत अच्छे से आपने बताया हिमानी जी। थैंक यू। स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक। अब मुझे लगता है ये एपिसोड जहां जहां लोग इसे सुनेंगे देखेंगे, उनको मनीला के बारे में, मकाते के बारे में जो अब तक नहीं पता था, वो जी। बहुत कुछ उनको एक ही एपिसोड में ये 1 घंटे में उनको पता चल जाएगा कि किस तरह का ये सारा शहर है। तो मैं आपको बहुत बहुत उसके लिए धन्यवाद कहना चाहूंगा, जो आपने कुछ सब कुछ शेयर किया है हमारे साथ। सुमन जी, मुझे भी बहुत अच्छा लगा, जो भी हमें पता है उसका नॉलेज शेयर करना लोगों के साथ। और आगे बिजनेस में भी हमें भी काम लगती है ऐसे। बाकी किसी को भी, आपके वर्डप्रेस में भी किसी को भी मेरी जरूरत हो, करनी है बुकिंग या नहीं भी करनी है, बहुत अच्छा लगेगा अगर थोड़ा इन्फॉर्मेशन उनको कुछ भी चाहिए, कुछ अगर नहीं भी पता होगा तो मैं उनको जरूर फाइंड आउट करके एक प्रॉपर इन्फॉर्मेशन के हिसाब से शेयर कर दूंगी। तो उनको लिए बिल्कुल फ्री है, कभी भी कॉल कर सकते हैं, जी कभी भी कनेक्ट कर सकते हैं मेरे जी साथ। जी। और जैसे हम एपिसोड के एंड की ओर आ रहे हैं, तो हम लोग एक हमारे ट्रेडिशन हमने रखा है कि जी। लास्ट 5 मिनट्स या 10 मिनट्स आप अपने बिजनेस के बारे में हमारे ऑडियंस के साथ ओपनली बात कर सकते हैं। सब जरूर। बताइए बताइए। बहुत अच्छा, ये तो एक जो हम हर रोज करते हैं उसके बारे में बोलना बहुत अच्छा लगता है हमें। अपनी बात करूं तो, अपने बिजनेस की बात करूं तो हम लोग हर रोज एक ऑपरेशनली काम करते हैं, जिसमें हम लोग फैमिलीज को भी हैंडल करते हैं, इंडिविजुअल्स, बैकपैकर्स, हनीमूनर्स हो गए, एडवेंचर वाले जाने वाले हो गए, हम्म। कैंपिंग वाले हो गए, हर राइट तरह के ट्रैवलर को हम हैंडल करते हैं। बिजनेस कॉन्फ्रेंसेस में जाके जो कॉर्पोरेट्स होते हैं उनकी भी काम करके देते हैं। ये एक रोज के रूटीन में जो चलता है। तो एज पार्ट ऑफ हम लोग जो काम करते हैं, उसमें मेनली जो काम होता है टिकट्स, फ्लाइट टिकट्स इशू करना। विद राइट इन कॉर्पोरेट है वो, कभी चेन्नई और बैंगलोर भी जा रहा है या दिल्ली भी जा रहा है, तो डोमेस्टिक टिकट्स भी इशू करते हैं। बहुत काफी इंटरनेशनल टिकट्स करते हैं हम लोग। तो हमारे पास सिस्टम्स होते हैं जिसके ऊपर एक प्रेफर्ड रेट होता है हमारा एजेंट्स का। तो उसके ऊपर हम लोग टिकट्स इशू करते हैं, डोमेस्टिक या इंटरनेशनल। उसके राइट। सिवा कोई इंटरनेशनल जा रहा है तो वीजा प्रोसेस भी हम लोग देखते हैं उसका। उसका डिपेंड करता है, बिजनेस वीजा है या टूरिस्ट वीजा है। जो घूमने अच्छा। जाता है उसका टूरिस्ट वीजा अप्लाई करते हैं, हम्म। सारी डॉक्यूमेंटेशन की इन्फॉर्मेशन देते हैं, डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करते हैं, उनके बिहाफ पे अप्लाई करते हैं, टूरिस्ट राइट। हो या बिजनेस वीजा हो। अच्छा। और कई बार जी, कई बार बिजनेस वीजा में होटल बुकिंग्स करनी पड़ती है, हम्म। तो वो भी हम करके देते हैं, इंटरनेशनल हो या डोमेस्टिक। डोमेस्टिक में तो वीजा की बात ही नहीं होगी, बाकी होटल बुकिंग्स भी हमारा काफी होता है, अच्छा। अगर डोमेस्टिक ट्रैवलर है या हम्म। इंटरनेशनल ट्रैवलर है। तो राइट आप बात करिए, होटल बुकिंग्स हो गई, फ्लाइट टिकट्स हो गई, वीजाज हो गई, ट्रैवल इंश्योरेंसेस भी हम इशू करते हैं, क्योंकि वीजा अप्लाई करने के लिए आजकल ट्रैवल इंश्योरेंस मैंडेटरी हो गई है। तो राइट। वो भी हम लोग ही अरेंज कर देते हैं कस्टमर के लिए। हम्म। बाकी उनका जाकर अगर उनको कहीं व्हीकल की रिक्वायरमेंट है, एयरपोर्ट पहुंच के उनके होटल का ट्रांसफर करना है उनको, हम्म। तो हम लोग वो व्हीकल भी, डोमेस्टिक हो, आप यहाँ से कोई उत्तराखंड जा रहा है, हिमाचल जा रहा है या साउथ में जा रहा है, या आप बात करें कोई आउट ऑफ कंट्री भी जा रहा है, तो एयरपोर्ट से होटल जाने का उनका ट्रांसफर भी बुक कर देते हैं। राइट अगर उनको घूमने जाना है तो पूरा पैकेज भी बना देते हैं, वो भले भारत के अंदर हो, 4 दिन का, 5 दिन का, डिपेंड करता है, फैमिली पैकेज, इंडिविजुअल पैकेज हो, किसी भी टाइप का राइट। ट्रैवलर, या इंटरनेशनल फ्लायर हो, तो जी। उधर क्या देखने लायक चीजें हैं वो हम रेकमेंड करते हैं, उनसे डिस्कस करते हैं। कई हम्म। बार उनके पास कुछ होता है, वो उनको जाना है, उसको भी उनके आइटनरी में सेट करते हैं, और हम्म। एक प्रॉपर ज्योग्राफिकल डायरेक्शन में पूरा पैकेज बना के एक बेस्ट कॉस्टिंग पे ट्राई करते हैं उसको उससे डिस्ट्रीब्यूट करना। तो मैं बात करूं, डोमेस्टिक बुकिंग्स हो गई, इंटरनेशनल बुकिंग्स हो गई, फ्लाइट टिकट्स हो गई, हम्म। वो आपकी व्हीकल बुकिंग हो गई, रेस्टोरेंट बुक करने, अगर कुछ खाना खाने के लिए वो भी करते दें। अब कुछ हम्म। कंट्रीज में ट्रेन पासेस चलते हैं, जैसे लोग अच्छा। बोलते हैं कि हमें
सरफेस से नहीं, जैसे प्राइवेट व्हीकल से नहीं, हमें वहाँ का ट्रेन सिस्टम में ट्रैवल करना है, तो हम्म। वो भी ट्रेन की बुकिंग्स हम लोग यहाँ से कर लेते हैं कंट्री अच्छा। के, जैसे यूरोपियन कंट्री में कॉन्टिनेंट में बात करूँ तो काफी कंट्रीज में लोग ट्रेन से जाते हैं एक कंट्री से दूसरे, तो उस टाइप हम्म। की ट्रेन बुकिंग्स भी हम लोग कर लेते हैं। हम्म। इंटरनेशनल टूर्स बहुत करते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, ये तो बात हुई हमारे डोमेस्टिक लीजर ट्रैवलर जो होता है, जो टूरिज्म के लिए जाता है और जो बिजनेस के लिए जाता है। हम्म। उसके सिवा हम लोग अपनी कंपनी के अंदर काफी वेडिंग्स को लेते हैं एज एन इवेंट भी। हम्म। वेडिंग्स को भी हम लोग पूरा उसको चार्टर करके उसको एक इवेंट होता है 2 नाइट्स का या 3 दिन का जो भी होता है, हम्म। बुकिंग्स करते हैं। उसमें भी होटल बुकिंग्स होती है, अच्छा। बैंक्वेट बुक होते हैं, हम्म। उसमें मेहंदी की रस्म हो गई, कॉकटेल्स हो गई, ये हम्म। सारा हम लोग एज एन इवेंट पूरा ले लेते हैं। अच्छा। और उसको भी, ताकि आप भी रिलैक्स हो, आपके साथ बहुत डिटेलिंग हम लोग बातचीत करते हैं उसको राइट। लेकर कस्टमर के साथ, तो एक इवेंट पूरा हम लोग एज अ वेडिंग भी हैंडल करते हैं। कुछ कॉर्पोरेट्स के प्रोडक्ट लॉन्च होते हैं, जैसे उनको हांगकांग हार्बर के ऊपर करना है प्रोडक्ट लॉन्च, तो हम्म। वहां की भी सारी सेटिंग हम लोग, उनकी जो रिक्वायरमेंट्स होती है कॉन्फ्रेंसेस को लेकर, राइट। उनके प्रोजेक्टर्स है, स्क्रीन्स है, वो भी सब हमारे जो ओवरसीज सप्लायर्स हैं उनके हम्म। साथ कनेक्ट करके वो भी हम लोग काम करें, तो प्रोडक्ट मीटिंग्स को भी हम लोग हैंडल करते हैं। कुछ और कॉर्पोरेट्स होते हैं जो सिर्फ प्रोडक्ट लॉन्च के लिए नहीं जाते हैं, बोलते हैं इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस करनी है हमने, हम्म। जैसे डॉक्टर्स की हो गई, फार्मास्यूटिकल कंपनीज हो गई, तो हम्म। उनके भी छोटी हो या बड़ी हो, ये सारे एज एन इवेंट भी हम लोग मीटिंग्स, कॉन्फ्रेंसेस, वेडिंग्स ये भी हैंडल कर लेते हैं। और हम्म। जो रिक्वायरमेंट्स होती है वो पूरा का पूरा हम लोग देख लेते हैं। सो राइट। छोटे उसमें कहूँ कि एक वन स्टॉप शॉप है, आपकी सारे आपके घर से निकल के घर पे वापस आने का जो भी काम काज है वो हम लोग हैंडल करते हैं, ताकि आपकी जर्नी एकदम रिलैक्स्ड रहे। That's राइट। राइट। बहुत अच्छे से आपने बताया, और इसीलिए हम लोग ये सेक्शन इसलिए it. रखते हैं ये लास्ट में, कि जी, जब हम किसी भी पर्सन से कनेक्ट करना चाहते हैं तो पहले उनके बारे में जानना जरूरी होता है, बिल्कुल। कि वो क्या बिजनेस करते हैं, या क्या वो ऑफरिंग्स उनका है, सर्विस या प्रोडक्ट, दोनों में से जी, कुछ भी। तो इसलिए हम ये सेक्शन रखते हैं कि ताकि हम अपने जी, बारे में खुल के बात कर सके और बता सके अपने बारे में। एब्सोल्युटली, बिल्कुल। और जैसे एपिसोड के एंड की ओर हम है, तो इससे पहले कि मैं एंड करूं, मैं एक लास्ट क्वेश्चन ये पूछना चाहूंगा, कि जैसे हम लोग यहाँ पे वर्डप्रेस का एक हमने ये पॉडकास्ट हिंदी में शुरू जी, किया है, तो आप कितना जानते हैं वर्डप्रेस के बारे में? जी, मुझे यही है जितना आपके साथ जुड़ के पता है। मुझे पता है वर्डप्रेस को लेकर, आप अभी कोल्हापुर में भी आपने कुछ बड़ा काम किया है, पूना में भी किया है, तो मुझे इतना पता है आप वर्डप्रेस के थ्रू, उसके मीडियम के थ्रू काफी लोगों को जोड़ रहे हैं और काफी नॉलेज दे रहे हैं उसको जी लेकर। जी जी। तो आपका जो काम है एक कॉमन मैन तक भी, जो एक आम आदमी है उस तक भी पहुंचना जरूरी है, तो हम्म। उसको भी, ताकि आप एज अ एक इंफॉर्मेशन की तरह आप जो पहुंचा रहे हैं, आप जो ये कैंप्स अरेंज कर रहे हैं हर जगह के, लोगों को कनेक्ट कर रहे हैं एक साथ, तो मेरे ख्याल से इतना मुझे पता है, और इतना पता है उसका एक इंफॉर्मेशन मीडियम भी है आपका एक बहुत स्ट्रांग इसके थ्रू, और एक आप जो एक कम्युनिटी की जो सर्विस कर रहे हैं वो अलग है। सो राइट। मुझे जितना पता है, मुझे ध्यान है कि मैं एक आपको ऐसा अच्छा काम करने के लिए हमेशा हमेशा मैं भी आपके साथ हूँ उस चीज को लेके, मेरी कभी भी कंट्रीब्यूशन चाहिए, राइट। प्लीज, मैं राइट। आप बिल्कुल फ्री फ्री समझिए मेरे से कनेक्ट करने के। तो मैं आपको जस्ट क्विक समरी दे दूं कि जी, ये वर्डप्रेस क्या है। तो वर्डप्रेस एक ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी है, जिसमें वेबसाइट्स जो किसी को बनानी हो, जैसे ब्लॉग होते हैं, ट्रैवल के ब्लॉग्स हैं, या अलग अलग इंडस्ट्री के जो ब्लॉग्स उनको बनाना हो, या बिजनेस के वेबसाइट्स बनाना हो, या ई कॉमर्स स्टोर बनाना हो, ऑनलाइन स्टोर, तो ये सब जो एक्टिविटीज है वो वर्डप्रेस थ्रू इजीली कोई भी, अगर उनको कोडिंग करना आता हो, या जी, टेक्नोलॉजी यूज करना आता हो या ना आता हो, फिर भी हाँ, वो हैंडलिंग करके अपना बिजनेस जो है वो आगे बढ़ा सकता है। सो ये बहुत बढ़िया। कॉमन मैन जो है, कोई भी है, मिडिल क्लास जी, व्यक्ति है, कोई सीनियर सिटीजन है, डिसेबल्ड पर्सन या विमेन है, कोई जी, भी है, वो इवन स्टूडेंट्स भी है, तो वो वर्डप्रेस प्लेटफॉर्म को यूज करके अपने पर्पस के लिए वो वेबसाइट या ब्लॉग्स जो है वो बना सकता है। तो ये इसका ये बहुत बड़ा एडवांटेज है। बहुत बढ़िया सुमन जी, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं आप सच में। और और जैसे ये पूरी कम्युनिटी पूरे वर्ल्ड में होती है, तो हर एक शहर में, जैसे हमने कोल्हापुर है, जी, नागपुर है, मुंबई है, अहमदाबाद है, यहाँ जी, पे सारी जो कम्युनिटीज अलग अलग शहर की है, और वो पूरे जो इवेंट्स इस तरह के होते हैं वो ऑर्गेनाइज करते हैं। राइट, हाँ, एशिया की बात करें, मैं आपको बताना इसलिए चाहूंगा कि ये वर्ल्ड कप एशिया इस साल जो हो रहा है,
हमारे लिए बहुत प्राउड की बात इसलिए है कि मुझे जब पता चला, मैंने जब एक्सप्लोर किया ये इवेंट के बारे में, मुझे बहुत से लोगों ने पूछा कि आप जा रहे हैं। मैंने बोला थोड़ी अवेलेबिलिटी नहीं है मेरे लिए, क्योंकि मैं पॉडकास्ट और ये सब मैनेज कर रहा हूँ इसलिए। बट जी हम किसी को इन्फॉर्मेशन दे सके तो वो जा सकते हैं। बिल्कुल। सबसे बड़ी बात यह है कि वो एशिया की जो ऑर्गेनाइजिंग टीम है और उसमें वॉलंटियर टीम है ना, वो पूरे एशियन कंट्रीज और आसपास के जो है ना, वहां से वो लोग सिलेक्ट करते हैं जो बहुत बढ़िया। रेगुलर रहते बहुत हैं। बढ़िया। बट इस अच्छा। साल मैंने ये देखा कि हमारे भारतीय जो है वो ऑर्गेनाइजिंग टीम में, वॉलंटियर टीम में बहुत सारे हैं। तो वाह ये बहुत बहुत बड़ी बढ़िया। बात है। बहुत बड़ी बात है सच में। बहुत कमेंडेबल बात है और बहुत अच्छा लगता है इस तरह से लोग जुड़ के उसको आगे लेने के लिए और लोगों तक पहुंचने के लिए इतना ध्यान दे रहे तो हैं। मुझे ये बहुत लगा बढ़िया। कि इतने सारे, क्योंकि इसमें ऐसे भी लोग हैं जो फर्स्ट टाइम जा रहे हैं, तो जी मुझे लगा कि ऐसा हम एपिसोड करें ताकि बिल्कुल। मनीला के बारे में वो पहुंचे वहां तक, जी उनके पहले उनको इन्फॉर्मेशन मिल जाए, ताकि उनका जो एक्सपीरियंस, ओवरऑल जो एक्सपीरियंस है हाँ वो जी। एकदम रिलैक्सिंग रिलैक्स्ड रहे। रहे, बिल्कुल बिल्कुल समझ रहे हैं। बहुत बढ़िया काम है। बहुत अच्छा है। एक प्रिंसिपली उसको ना पहले देख लेना और कुछ थॉट शेयर कर लेना। कुछ और भी जैसे आप चीजें होती हैं हमारे पॉडकास्ट में 1 घंटे में शायद नहीं भी कवर हो सके तो भी हम जरूर शेयर कर सकते हैं। आपको कभी भी कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए इसके सिवा प्लीज मुझे आप कम्युनिकेट करिए, मुझे अच्छा लगेगा जी आपसे जी। कनेक्ट और होकर। हिमानी जी, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूंगा हमारे WP बात के इस प्लेटफॉर्म के ओर से, कि आपने हमारा टाइम दिया, अपना प्रेशियस टाइम दिया, आपका एक्सपीरियंस आपने शेयर किया, और सारे जो इनपुट्स है, जो इम्पोर्टेंट जो बातें हैं, जो रिकमेंडेशंस है, वो आपने हमारे ऑडियंस के साथ शेयर किया। उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। मैं भी बहुत बहुत थैंक्स हूँ आपको बोलती हूँ सुमन जी। मुझे भी एक अच्छा प्लेटफॉर्म दिया आपने लोगों के साथ कनेक्ट होने का, इस तरह से काम के बारे में भी बात करो, आपकी वर्डप्रेस के बारे में भी बात करने के लिए। जितना सुंदर काम आप कर रहे हैं, मेरी ऑल द वेरी बेस्ट और बहुत बहुत ही शुभकामनाएं आपके साथ कि आपका ये और भी देशों में ये फैले काम जी और इस तरह से आप कम्युनिटी को जोड़ते जाइए। मैं जी बहुत बहुत थैंक्स आपको बोलती हूँ मुझे इस प्लेटफॉर्म पे लाने के लिए और इतने थॉट्स आपके साथ शेयर करने के लिए। जी। जी, थैंक यू बहुत सो बहुत आपका मच। धन्यवाद। और लास्ट में यही कहना चाहूंगा कि क्योंकि आपने हमें इतना टाइम दिया है, हमारे साथ इतना शेयर किया है नॉलेज, तो बहुत जल्द है WP बात की ओर से हम लोग एक आपको मोमेंटो भेजेंगे। तो आपके ओह मेमोरी में रहेगा कि आपने, आप जरूर। गेस्ट, एज ए गेस्ट हमारे पॉडकास्ट में हो, हमारे साथ नॉलेज शेयर किया, इसलिए थैंक यू सो मच सुमन जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। सो ऑल ऑडियंस, राइट। आपने देखा कि किस तरह से हमने जो है सारी चीजें, हमारे आज के जो गेस्ट है उनसे बात की, जो एक इंडस्ट्री एक्सपर्ट है, जो ये जानते हैं कि किस तरह से चीजें होती है, क्या मनीला में क्या क्या हमें ध्यान रखना होता है, वो सब हमने देखा। हम जानते हैं कि वर्ल्ड कैम एशिया 2025 जो अगले महीने, यानी कि फरवरी 20 से लेके 22 तक जो होने जा रहा है, तो ये हमने आपसे शेयर किया, क्योंकि मुझे लगा कि इसके शायद इंफॉर्मेशन जो इस कंट्री की है, शायद आपको मिले ना मिले, आप जान पाए कि ना जान पाए, इसलिए जो है आपसे शेयर करने के हमने प्रयास किया है। आप हमें फीडबैक देना कि आपको ये कैसा लगा। हमने थोड़ा, हम जो टॉपिक्स पे बात करते हैं उससे थोड़ा हटके हमने थोड़ा ये ट्राई किया है, कि जिससे कि हम आपको इन्फॉर्मेशन और आपको घर बैठे ही मनीला के शेयर करवा सके, इसलिए हमने ये पूरा प्रयास किया है। और आप जब भी आपको टाइम मिले तो आप मनीला भी जा सकते हैं, इसलिए पूरा जो है इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचाया है। सो इसके साथ हम इसी एपिसोड को यहाँ एंड करते हैं। आगे जुड़े रहेंगे, हमेशा जुड़े रहिए, और भी आगे बहुत सारे इंटरेस्टिंग एपिसोड्स में आएंगे। चलिए, धन्यवाद आप सभी का। थैंक यू। WP बात, WP का ज्ञान, भाषा का गौरव।